My name is Himanshu Kumar. I am from Delhi and I am graduated from IIT Roorkee in 2019 from BEd in electrical engineering. And after that, I am preparing for civil services from 2019 till now. तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैंने कैसे शुरू किया था, तो मैंने 2018 में तैयारी चालू करी थी कॉलेज के लास्ट ईयर में। तो मेरे को याद है 1 अगस्त 1 अगस्त 2018 को मैं लक्ष्मीकांत लेके आया था अपने फ्रेंड के साथ। तो हमने कॉलेज से ही थोड़ा बहुत ऐसे चालू करा था प्रिपरेशन। फिर जो जो बेसिक्स होते हैं ज्योग्राफी के और इकोनॉमिक्स के, वो सब हमने कॉलेज में पढ़ लिए थे। और फिर 2019 से आफ्टर कॉलेज हमने अच्छे से तैयारी चालू करी थी। तो 2019 में भी एक अटेम्प्ट ऐसे दे दिया था कि जस्ट फॉर फन देख लेते हैं एक बार कि कैसा होता है यूपीएससी में बैठ के। फिर 2019 में हमने जून में कोचिंग चालू करी थी। मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था उस टाइम पे। तो फिर 2019 से लेके 6 महीने तक हमने वो किया था। फिर उसके बाद 2019 के एंड में 2020 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें शायद कोविड आ गया था, तो वो अटेम्प्ट डिले हो गया था अक्टूबर के टाइम पे। तो फिर उसको पढ़ के दिया। तो 2020 का मेरा अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेन था वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ जीएस। तो उसमें मैं काफ़ी पढ़ के गया था लेकिन अटेम्प्ट वो क्लियर नहीं हो पाया था। तो उसके बाद मेरे को समझ आया कि यूपीएससी इज नॉट अबाउट नॉलेज ओनली। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन सेंस और पेशेंस और कामनेस ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जब मेरे को निकला नहीं था वो अटेम्प्ट, तो उसके बाद फिर मैंने सर्च करा कि मतलब कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे किया जाता है। तो फिर मेरे को 2 चैनल्स यूट्यूब पे मिले। एक हार्ड वर्किंग ह्यूमन करके मनीष कुमार सर का है, और एक अंशुमन राजहंस करके आईएफएस है वो। तो उनका चैनल जब मैंने देखा कि वो लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर मेरे को समझ आया कि अच्छा कॉमन सेंस को कैसे लगाना चाहिए। तो फिर इस तैयारी को, इस चीज़ को जब मैंने अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करा, फिर मैंने पीवाईक्यूज को काफ़ी अच्छे से करा सॉल्व, और सारी ये टेक्निक्स और लॉजिक्स जो भी हैं उसको इम्प्लीमेंट करा। तो फिर मेरे को चेंजेस नज़र आए। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा था सीएससी सिविल सर्विसेज का, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया बट 2021 वाले में। बट मेंस में उसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ माय ऑप्शनल। मेरा ऑप्शनल में स्कोर कम था। तो उस वजह से फिर उसके बाद मैंने फिर अपना इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल को स्विच किया टू सोशोलॉजी। और नेक्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो मेरा 2022 वाला जो अटेम्प्ट था वो सी सेट की वजह से रुक गया था। तो वो मेरे लिए क्वाइट शॉकिंग था, मतलब कि सी सेट की वजह से एक मतलब अटेम्प्ट रुक रहा है, बल्कि और जीएस में जबकि मेरे उसमें 100+ मार्क्स आ रहे थे, बट सी सेट की वजह से वो रुक गया था। तो उसका एक मेन रीज़न वो भी था कि वो पेपर जो है जून में था, और उस टाइम पे जो बीच का जो गैप होता है जो प्रीलिम्स में जीएस और सी सेट के बीच में गैप होता है, उसमें मैं पढ़ लिया था। तो आप अगर मतलब जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो ध्यान दें कि उसके बीच में रिलैक्स रहना चाहिए, और उसके बीच में ज़्यादा ऐसे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना चाहिए, एकदम रिलैक्स माइंड से जाना चाहिए। फिर क्योंकि अब मेरे जीएस में अच्छा स्कोर आ रहा था, तो मैंने सोचा था कि एक बार फॉरेस्ट का भी ट्राई करके देखते हैं। तो फिर मैंने 2023 के अटेम्प्ट में फॉरेस्ट का ये फॉरेस्ट का भी भरा था, सीएससी प्लस फॉरेस्ट विद सोशोलॉजी उसमें था। और इसमें मेरे 2 ऑप्शनल थे, जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री। तो फिर उसके बाद जब क्या हुआ, अभी रिसेंटली इसका मेरा दोनों प्ले भी हो गया था, मेंस भी हो गया था, इंटरव्यू भी दोनों का ही था। तो सीएससी का जब रिजल्ट आया था 16 अप्रैल को रिजल्ट आया था सीएससी का, तो उसमें मेरा 20 मार्क्स से लिस्ट से रह गया था। तो उसके बाद मतलब मैं काफ़ी वो था, मतलब निराश था, और काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे। 3-4 दिन तक ऐसे ही था, और मेरा 26 तारीख को ही, 26 अप्रैल को ही फॉरेस्ट सर्विसेज का भी इंटरव्यू था। तो वो मतलब मेरे लिए काफ़ी कम टाइम था इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने का लेकिन मेरा मतलब फैमिली और जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे एक दोस्त थी, उसने भी काफ़ी मेरे को मोटिवेट किया था कि अब जितना भी हो गया है उसके हिसाब से दे आओ, तुम्हें नहीं पता कि मतलब क्या चेंज हो सकता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया, और बाय लक बोल लो या गॉड्स ग्रेस बोल लो, फाइनली मेरा सिलेक्शन मतलब फॉरेस्ट सर्विस में हो गया विद ऑल इंडिया रैंक 144। तो ये एक बेसिक मतलब जर्नी थी अबाउट माई सेल्फ। एंड मतलब क्रेडिट जो है, मैं अपनी सफलता का क्रेडिट अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगा, जो कि मेरे साथ हमेशा थ्रू आउट द जर्नी मेरे साथ थे। मेरे को कभी भी ऐसे फील नहीं होने दिया कि मतलब मैं जो है लोनली हूँ और अकेला प्रिपेयर कर रहा हूँ। और मैं अपने दोस्तों के साथ भी कांस्टेंट टच में था, जो कॉलेज के थे या फिर जो भी मतलब यूपीएससी के दौरान ही जो मेरे को लोग मिले थे, उनके साथ मैं टच में रहता था। तो ऐसे मेरे को कोई लोनलीनेस वाली फीलिंग नहीं थी। और बीच बीच में रिलैक्स भी करना चाहिए आफ्टर सम टाइम व्हेन यू हैव स्टडीड अ लॉट। उसके बाद थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए, थोड़ा मूवीज़ भी देखना चाहिए, और थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए दोस्तों के साथ। एकदम आइसोलेशन में प्रिपेयर करना भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे आपकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बेसिक जर्नी थी अबाउट माई सेल्फ। तो क्योंकि अब मैंने फॉरेस्ट निकाला है, तो हम सीधे फॉरेस्ट की बात करते हैं अच्छे से। तो अब सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक सीसैट होता है और एक जीएस होता है। तो जो बेसिक जीएस की जो सिविल सर्विसेज की कट ऑफ होती है, उससे फॉरेस्ट की कट ऑफ जो है 20 to 23 मार्क्स ऊपर रहती है। तो अब दिक्कत ये आती है कि फॉरेस्ट की कट ऑफ कैसे क्लियर की जाए,
कि अब तो वैसे भी पेपर जो है बहुत रैंडम हो गया है और बहुत टफ हो गया है। तो पहले मैं अपनी एक बुक लिस्ट बता देता हूँ कि जो भी नया बच्चा तैयारी कर रहा है उसके बेसिक उसके लिए हो जाए। तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, उसके बाद एंशिएंट और मेडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ी है, और उसके बाद ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी प्लस सुदर्शन गुर्जर सर करके हैं, उनका लेक्चर्स मिल गए थे अनअकैडमी पे। उसके बाद इकोनॉमिक्स में मैंने मृणाल सर का कोर्स किया था 2019 में, जब मैं कॉलेज में था उसी टाइम पे 2018 में। और फिर उसके बाद जो है साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, ये दोनों चीज़ें हैं जो करंट और स्टैटिक दोनों आती है। तो साइंस एंड टेक के लिए जो आजकल मेरे को जो अच्छा लग रहा है उसमें स्टैटिक की मतलब चीज़ें भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल करंट अफेयर्स ही साइंस एंड टेक में चाहिए, उसमें आपको स्टैटिक भी पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा डिफरेंस क्या है चीज़ों में, कैसे चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल इस बार भी क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का बेसिक डिफरेंस पूछा था। तो उसके लिए अगर आपको फ्रीली पढ़ना है यूट्यूब से तो दो चीज़ें हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। एक तो आपको KSG पे लास्ट ईयर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैराथन मिल जाएगी, 11 to 12 आवर्स की है, तो आप वो देख सकते हैं। प्लस अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी वाली चीज़ कवर करनी है तो इस साल एक शिवन सर करके भी हैं, उन्होंने अपना एड सारथी पे वो निकाला है इस बार बायोटेक्नोलॉजी को, तो आप उन दोनों से अपना साइंस एंड टेक अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आपको बस कोई भी एक करंट अफेयर्स की मैगजीन आप उठा के कोई भी पढ़ लीजिए, तो आपका बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी सॉर्ट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आते हैं एनवायरनमेंट पे। तो एनवायरनमेंट पे बेसिक मैंने शंकर IAS की बुक पढ़ी है अच्छे से। उसके बाद करंट अफेयर्स नॉर्मल जो PT 365 आती है विजन IAS की, तो मैं 2 साल की करके जाता हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो वैल्यू एडिशन बोल सकते हो, उसके लिए है तो मैं एक आर प्लैनेट की एक सीरीज़ है जो कि यूट्यूब पे है, तो उससे 1-2 क्वेश्चन हर साल ही आ जाते हैं मतलब प्रीलिम्स में, तो आप अगर उसको देख सकते हैं तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिगार्डिंग द स्पीशीज देयर हैबिटेट्स। तो उससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल एक आंट वाला क्वेश्चन आया था कि फंगस किसके साथ इसमें से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो प्रैक्टिस करता है। और लास्ट ईयर में एक ओरंगुटान वाला क्वेश्चन आया था, एक वैगल डांस वाला क्वेश्चन आया था, तो वो उसमें डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो दी है उसमें दिया हुआ है। तो एनवायरनमेंट का ये वाला सोर्स हो गया। उसके अलावा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत और PT 365 भी काफ़ी है। और उसके अलावा क्या है बचा है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। उसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स में बेसिक चीज़ें आती हैं आपको वो उतना कवर करना ही है। और मेन जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा भी करंट अफेयर्स नहीं करनी है। और ये हो गई केवल GS वाली जो पढ़ने की चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं CSAT वाली चीज़ पे, क्योंकि CSAT जो है बहुत टफ होता जा रहा है विद टाइम। तो CSAT के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी बेसिक यूट्यूब से जो है से फॉर एग्जांपल आप ओनली IAS की वीडियोस देख सकते हैं। उन्होंने CSAT के सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखे हैं बेसिक से, और सारे PYQ करा रखे हैं। तो दोनों चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा आपको पढ़ना क्या है, आपको छोड़ना क्या है, और कौन सी जो मेन थीम है यूपीएससी की उसी पे वो बार बार पूछते हैं। फॉर एग्जांपल पोर्ट्स पे पूछते हैं वो लोग, विजयनगर एम्पायर उनकी थीम है, बुद्धिज्म जैनिज्म उनकी थीम है, और नेशनल पार्क पे पूछ लेते हैं, रिवर्स, माउंटेन्स। तो ये बेसिक जब तक आपको पता नहीं होगा तो आपकी प्रिपरेशन अलाइन नहीं हो पाएगी। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ तक तो सभी लोग बताते हैं कि इसको ऐसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कैसे किया जाता है। तो जब भी यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो आप जो है उसके 4 ऑप्शन देता है। तो आपको ना जो आंसर है केवल वो याद नहीं करना है, आपको जो बाकी 3 ऑप्शन है उसको एक बार सर्च भी करना चाहिए कि ये ऑप्शन डाले क्यों हैं यूपीएससी ने। उसके बाद यूपीएससी ने कौन सी स्टेटमेंट को सही बनाया और कौन सी स्टेटमेंट को गलत बनाया है, उसके पीछे रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस टाइप की स्टेटमेंट होती है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि XYZ थिंग इज फाउंड अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, तो एक बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत होती है। तो आपको इसका नोट्स बनाना है कि ये स्टेटमेंट गलत होती है, कौन सी स्टेटमेंट सही होती है, ताकि जो उसी पैटर्न पे जब नए क्वेश्चन आते हैं तो सिमिलर टाइप की एप्लीकेशन लगा के आप उस स्टेटमेंट को गलत कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो आपको PYCU से करनी है कि स्टेटमेंट कैसे गलत होती है और कैसे सही होती है। और केवल जो आजकल जैसे यूट्यूब पे चल रहा है कि जो है ऑल, नन, ओनली, साइंस एंड टेक है तो ऑल मार दो, ऐसे नहीं करना होता है। यूपीएससी के एग्जाम जो है मतलब जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक में है, तो ऐसे चल रहा था यूट्यूब पे कि अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो उसका ऑल मार दो तो सही हो जाएगा। तो उसका बेसिक सिंपल उसका रीज़न ये है कि हमेशा ना स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर यूपीएससी ने ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन दिया है किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में, फॉर एग्जांपल ऐसे करके पूछा था एक बार कि मैग्नेटाइट पार्टिकल से न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर और कॉज होता है, तो उसके लिए क्या क्या इश्यूज हैं, किस किस चीज़ों से वो निकलता है। तो उसमें एक ऑप्शन था माइक्रोवेव ओवंस करके। तो अब इसमें बेसिक कॉमन सेंस लगानी थी, अगर माइक्रोवेव ओवन से ये वाली चीज़ हो रही होती न्यूरो डिजनरेटिव ऑर्डर, तो
तो हम लोगों का मतलब एग्जिस्टेंस जो है वो काफ़ी सफ़र कर जाता ना। तो हम लोग तो हॉस्पिटल में होते हैं, हम तो डेली यूज़ करते हैं माइक्रोवेव। तो जैसे ही आप उस ऑप्शन को हटाओगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कॉमन सेंस और ये लॉजिक्स ये सब पीवाईक्यू देख के ही एनालाइज करने पड़ेंगे। सेम चीज़ हिस्ट्री में होती है, सेम चीज़ इकोनॉमी में, सेम पॉलिटी में, सेम जो भी बाकी ज्योग्राफी में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपने 2013 से 2023 अभी तक के सारे पीवाईक्यू को अच्छे से करा है, उस पर नोट्स बनाए, बार बार उसको प्रैक्टिस किया है, तो आपके कम से कम 10 से 15 सवाल अगले साल के प्रीलिम्स में ठीक हो जाएंगे। क्योंकि यूपीएससी जो है अपना लास्ट ईयर के 10-15 साल के पेपर ही देख के बनाता है। तो क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं प्रीलिम्स के ऑप्शन से। मेनली तो ये होता है कि ऑप्शन से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। जो वो 4 ऑप्शन देते हैं उनमें से एक ही ऑप्शन को वो उठा के अगले साल नया सवाल बना देते हैं। तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और तो ये बेसिक चीज़ें हो गई कि कैसे एनालाइज करना चाहिए। स्पेशली पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि उसमें स्पीशीज जो यूपीएससी पूछता है वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे होते हैं उसने। जैसे कभी डायटम के बारे में पूछा है, कभी स्नेक्स के बारे में पूछा है, कभी उसने सी हॉर्स के बारे में पूछा है, सी लायन। तो इसके बारे में बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये स्पीशीज की स्टेटस क्या है, कहाँ पे पाया जाता है। तो उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो काफ़ी आपको बेनिफिशियल रहेगा, रादर देन कि आप रैंडम कोचिंग नोट्स पढ़ रहे हैं और ऐसे पढ़ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं टेस्ट सीरीज पे। तो प्रीलिम्स की अगर आपको टेस्ट सीरीज करनी है, कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा है, तो सबसे बेसिक है कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, चाहे वो विजन हो चाहे वो फोरम हो। किसी की भी मार्केट से उठा के आप कोई भी एक फुल लेंथ मतलब एक पूरी टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने नहीं करें तो आपको यूपीएससी का माइंडसेट समझ नहीं आएगा कि वो क्वेश्चन बना कैसे रहे हैं। तो फिर ऐसे लगने लगता है कि यार हम तो इतना सारा है पढ़ने को, लेकिन हमसे तो आंसर ही नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो उसके लिए इसीलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में खास तौर से। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं कि पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करना है, सारे ऑप्शन को सर्च करना है, उस पर देखना है कि यूपीएससी ने सवाल क्यों पूछा है, कहाँ से पूछा है। तो उससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये लोग करंट अफेयर से जो पूछ रहे हैं वो हिंदू के जो टॉप आर्टिकल के पेज पे आता है वो 2 साल 1 साल, तो वहाँ से ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन उठा के। तो करंट इज मतलब बेसिक जो मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है वो 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 70% पार्ट जो आपका आराम से स्टैटिक वाली चीज़ होती है, जो जिसके अंदर मेनली आते हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 70% क्वेश्चन इन रीजन से आएंगे। तो अगर आपका ये रीजन स्ट्रॉन्ग है तो वो वाली चीज़ें क्वेश्चन को आपको टैकल करना आसान हो जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री की कोई लिमिट नहीं है, हिस्ट्री में वो कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी बना के दे देंगे। तो हिस्ट्री में भी अब आपको जैसे पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। जैसे 2-3 चीज़ें होती हैं हिस्ट्री में कि जैसे आप एक बेसिक अपना पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कैसे वो चीज़ अप्लाई करनी है एग्जाम में। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो देखिए कि क्या जो ऑप्शन दिए हैं उनकी आइडियोलॉजी कैसी है, वो किस टाइम पीरियड से रिलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी में जनरली कंटेम्पररी फैक्ट जो होते हैं वो गलत होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड रूलर ने ये वाली चीज़ इनिशिएट करी थी, या ये वाली चीज़ यहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, या इस रूलर ने लैंड को ग्रांट किया था किसी को। तो जनरली ये वाले स्टेटमेंट जो टाइमलाइन वाले फैक्ट होते हैं कि इसी रूलर ने ऐसा किया है और यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, ये फर्स्ट ओरिजिनेटर है, ये सिस्टम यहीं पे आया है, जनरली इसी टाइप के स्टेटमेंट जो है वो गलत देते हैं। तो ये जब तक आप पीवाई क्यों नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेसिक जो इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं एंशिएंट मेडिवल में, वही विजयनगर, दिल्ली सल्तनत और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सी सैट सी सैट में भी मेन चीज़ है पीवाईक्यू। उसमें आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप 2 घंटे को बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। जैसे मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि 1 घंटे में मैं क्वांट करता था, क्वांट और रीजनिंग के जो भी आसान क्वेश्चन है। क्योंकि पेपर जो है वो बहुत टफ होता जा रहा है विद टाइम। लेकिन ऐसा है कि 80 क्वेश्चंस में से आपको 80 नहीं करने हैं, आपको 80 में से आसान क्वेश्चन ढूंढ के करने हैं। क्योंकि आपको वो क्वालिफाई करना है, तो आपको 40 टू 45 आसान क्वेश्चन ढूंढने होंगे। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी आसान क्वेश्चन नहीं देता है, बस दिक्कत ये है कि वो स्टार्टिंग में जैसे टफ दे देगा, उसके बाद वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन देगा। तो अब हमारी जो क्या होती है साइकोलॉजी होती है ना, उस टाइम पे वो दिमाग खराब हो जाता है और उसके बाद फिर हम सिंपल क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करके उसको गलत कर देते हैं। तो मेन चीज़ है कि आपको सीसैट को प्रैक्टिस करना है ऐसे कि आपको जैसे 1 घंटा आप सीसैट में आसान क्वेश्चन करिए मैथ्स और रीजनिंग के। उसके बाद आप 40 मिनट्स के आसपास अपना पैसेज सारे कंप्लीट कर लीजिए। तो आपके एक सेफ स्कोर 40 to 45 आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने मार्क करिए, और जो भी आपने सेकेंड राउंड के लिए मार्क किया वो आप अपने ये क्वांट और रीजनिंग वाली चीज़ों से आप उसको कर सकते हैं। तो ये हो गई प्रीलिम्स की। और एक्यूरेसी जहाँ तक कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात है तो आपको प्रैक्टिस रहेगी। और क्योंकि अब फॉरेस्ट की बात है तो फॉरेस्ट में जैसे मैंने तो इस बार 95 to 96 अटेम्प्ट किए थे, तो आपको 90+ अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। और मेन चीज़ होती है कि अब कोचिंग के जो मॉक टेस्ट होते हैं वर्सेस पीवाईक्यू, तो कोचिंग के जो मॉक टेस्ट होते हैं बहुत रैंडम होते हैं। वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के बना देंगे और आपको लगेगा कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है।
तो आपको उस पे नहीं जाना है, आपको पीवाईक्यू को अपना बेस मानना है कि क्या पीवाईक्यू में जो भी टॉपिक दिए हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो रहे हैं, और वो नहीं हो रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको मैं 2 चैनल के नाम बता देता हूँ फिर से। एक हार्ड वर्किंग ह्यूमन करके है, और एक आईएफएस अंशुमन राजहंस सर हैं, उनका एक चैनल है। तो आप देखिए कि वो लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उन लोगों के बहुत अच्छे-अच्छे नंबर आए हैं प्रीलिम्स में, तो वो सॉल्व कैसे करते हैं एग्ज़ाम कंडीशंस में। तो आपको भी वो चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से, केवल सुन के नहीं होगा। आपको खुद से बार-बार वो चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, और तभी जाके आपको समझ आ पाएगा कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, कौन-सी चीज़ पढ़नी है, कौन-सी चीज़ छोड़नी है। तो ये हो गया बेसिक रिगार्डिंग प्रीलिम्स। पीवाईक्यू मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं, अब आ जाते हैं मेंस की स्ट्रैटेजी पे, फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट के अंदर मेरा जो मेंस था उसमें जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री मेरा ऑप्शनल था। तो अब ऐसा था कि सिविल सर्विसेज का जब मेंस हुआ था उसके बाद लगभग 2 महीने का टाइम होता है फॉरेस्ट के मेंस में। तो अब ऐसा होता है कि थक जाते हैं काफ़ी ज़्यादा सिविल सर्विसेज के मेंस के बाद, तो मैं काफ़ी टाइम तक पढ़ नहीं पाया था। तो मेरे पास 1 ही महीना था, तो 1 महीने के अंदर मेरे को 2 ऑप्शनल करने थे, और उसके अलावा उसमें जो दूसरे पेपर होते हैं वो इंग्लिश होता है, और आपका जीएस होता है सारा, और आपके 4 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। तो टोटल आपको 6 पेपर लिखने होते हैं। तो अब 1 महीना बचा था, तो मेरे कुछ मतलब दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, वो फॉरेस्ट सर्विस में पहले से थे, तो मैंने उनसे अब राय ली कि मेरे को कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए कि 1 महीने में मेरा कवर हो जाए बेसिक, और मैं आंसर राइटिंग करके उसका आंसर लिख सकूँ अच्छे से। तो अब बेसिक चीज़ थी कि फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था। तो फॉरेस्ट्री में जो मेरे को पता चली थी चीज़, तो वो था एक हॉर्नबिल करके क्लासेस हैं, उनके मैंने लेक्चर्स देख लिए थे, 2x पे देखता था मैं, और उनकी मेरे को पीडीएफ मिल गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक आयुष सर करके, आयुष कृष्णा सर, आईएफएस हैं, लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर बैच के हैं शायद, तो उन्होंने अपने टेलीग्राम पे ना नोट शेयर कर रखे हैं। तो मैंने इन दोनों चीज़ से अपने एक बेसिक नोट्स बना लिए थे देख के लास्ट के 1 मंथ में, और उसी को बार बार रिवाइज किया था। और जहाँ तक की बात है जियोलॉजी की, तो जियोलॉजी के लिए भी मैंने अपने दोस्त के साथ मिलके एक प्लैनेट जियोलॉजी करके है, उनका एक क्रैश कोर्स आता है, तो वो भी हम लोगों ने ऐसे ही 2x पे देखा था, और उसमें जितना भी हमसे हो पाया था उतना हमने मैक्सिमम किया था। और मतलब तो पढ़ाई हमने इतनी कर पाई थी, लास्ट के 1 ही महीने का हमारे पास टाइम था, तो उसी के अंदर हमने जितना हो सकता था मैक्सिमम फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी करा था, और जीएस और वो नहीं पढ़ा था इंग्लिश, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये था हमारे पास टाइम भी नहीं था, और मतलब क्या कहते हैं, जीएस की हमारी काफ़ी तैयारी हो गई थी, क्योंकि हमें 4-5 साल हो गए हैं पढ़ते हुए। तो जीएस और सिविल सर्विस के मेंस भी लिखे हैं 2 बार, तो उतना आइडिया था कि जीएस को कैसे हैंडल किया जाता है। तो अब ये बेसिक तैयारी थी जो मैंने करी थी। उसके बाद जो वैल्यू एडिशन वाली चीज़ होती है मेंस में, मैंने इसके लिए फॉरेस्ट के मेंस के लिए कोई आंसर राइटिंग नहीं करी थी, क्योंकि मेरी सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी काफ़ी आंसर राइटिंग हो चुकी थी। मैंने सीधे एग्जाम में जाके आंसर लिखे थे। तो मेन चीज़ जो मैंने करी थी वो टॉपर्स का सुन के, कि आप जो है अपने आंसर कॉपी को काफ़ी साफ रखिए, टू द पॉइंट लिखिए, और आप अलग अलग पेन्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट के मेंस में ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ किया था, ब्लैक फॉर मेकिंग डायग्राम्स एंड ब्लू फॉर राइटिंग ऑल द थिंग्स। तो लेकिन कई सारे और भी बच्चे होते हैं जो अलग-अलग, मतलब ग्रीन पेन, रेड पेन, अलग-अलग तरीके के पेन यूज़ करते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है देखने में, तो आप वो भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने ब्लैक और ब्लू ही पेन किया था, और उससे ज़्यादा मैंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया था मतलब। और मैंने जितने भी हो सकता था मैक्सिमम डायग्राम बनाने की कोशिश करे थे, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, चाहे वो जियोलॉजी हो। दोनों के अंदर आप जितने ज़्यादा डायग्राम बनाएँगे, जितने अच्छे से उनको एक्सप्लेन करेंगे, उतना वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, और बेटर मतलब विजिबिलिटी जितनी होती है, उतना अच्छा रहता है, मतलब एग्ज़ामिनर को भी आसान होता है। और फॉरेस्ट के मेंस में एक चीज़ और होती है कि आधे बच्चे तो उसका मेंस ही नहीं लिखने आते हैं, और आधे बच्चे जितने लिखने आते हैं उसमें से आधे बच्चे सो जाते हैं। तो आपको बस ये इंश्योर करना है कि आपको अच्छे से पूरा 3 घंटे अच्छे से लिख के आना है पेपर। क्योंकि अगर आप अच्छे से लिख के आएँगे, सब डायग्राम वायग्राम बना के आएँगे, तो रिलेटिवली आपके जो आस-पास बच्चे होंगे उनसे आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। तो ये हो गया रिगार्डिंग मेंस। अब आ जाते हैं सीधा इंटरव्यू पे। तो अब क्योंकि इसके इंटरव्यू के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिविल सर्विसेज का 16 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट आया था, और फॉरेस्ट का जो इंटरव्यू मेरा था वो 26 अप्रैल का था। तो लगभग 10 दिन का टाइम था। तो जो मैं और मेरा फ्रेंड है, वो हम लोग रोज़ सुबह मॉर्निंग में क्या करते थे कि इंटरव्यू के जो पीवाईक्यू की ट्रांसक्रिप्ट होती हैं, आपको किसी के भी टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएँगी। जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आईएफएस के इंटरव्यू में, तो हम लोगों ने सुबह 1 डेढ़ घंटा उसको डिस्कस कर लेते थे, सेशन करके कि कैसे बोलना है, क्या करना है। तो हमारा जो मेन था वो वही था कि पीवाईक्यू को हमने उसमें भी इंटरव्यू के अंदर भी जो भी पीवाईक्यू पूछे हुए हैं, उसी को अपना बेस बनाया था, और उसी पे डिस्कस कर करके हमने जैसे-तैसे किया था, और फाइनली इंटरव्यू दिया था। तो बाय गॉड्स ग्रेस उसका भी हो गया सिलेक्शन, मेरा भी हो गया, दोनों का साथ ही हो गया। तो ये एक बेसिक हमारी प्रिपरेशन थी। तो मतलब मेरी जर्नी से जो आप लोग सीख सकते हैं वो एक ये चीज़ सीख सकते हैं कि मतलब इस जर्नी में क्या है कि फेलियर तो नॉर्मल चीज़ है। तो आपको ना उससे कभी भी ऐसे घबराना नहीं है कि अरे फेल हो गए, क्या हो गया?
क्योंकि वो नॉर्मल पार्ट है इस प्रोग्राम का। मतलब एग्ज़ाम ही इतना सब्जेक्टिव है कि आपको नहीं पता कि आप किस स्टेज पे क्या हो जाएगा, और उसके बाद सब आपको ज़ीरो से ही करना पड़ेगा। तो क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ऑब्जेक्टिविटी केवल प्रीलिम्स में है, और वो भी बहुत रैंडम से क्वेश्चन अब आने लगे हैं। तो आपको बस अपना जो है अंदर से आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि आपने जो भी किया है तैयारी, अपनी साइड से जो भी मेहनत की है, आप उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब एक अटेम्प्ट में हो रहा है, किसी का एक अटेम्प्ट में हो रहा है, किसी का 2 में हो रहा है, किसी का 6 में हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को नहीं आता है, इट्स जस्ट कि एक लक भी एक फैक्टर है। तो मैं डिनाई नहीं करूँगा, लक भी एक बिल्कुल फैक्टर है। मेरा सीएसई में नहीं हुआ, इसमें हो गया, तो ये भी एक लकी है मेरा फैक्टर कि फाइनली इसमें सिलेक्शन हो गया है। तो लक भी एक फैक्टर है, लेकिन लक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए। आपको हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली करना ही पड़ेगा। इस एग्ज़ाम में फेल होना एक नॉर्मल चीज़ है, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और ना ही उससे आपको निराश होना चाहिए कि अगर आप फेल हो गए तो आपको क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर आपने अपना टारगेट बना रखा है कि आपको इसी सर्विसेज में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है या फॉरेस्ट सर्विस में, जिसमें भी जाना है, तो आपको ये मान के रखना पड़ेगा कि हाँ यार, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम अपनी साइड से बेस्ट ट्राई करेंगे। उसके बाद अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी साइड से हमें हमेशा बेस्ट रखना चाहिए, क्योंकि आपको बस एक सक्सेस चाहिए इस एग्ज़ाम में। आपके सारे फेलियर गायब हो जाएँगे। आपका अब वो सेकंड अटेम्प्ट में होता है, चाहे फोर्थ में, चाहे फिफ्थ में, अगर आपकी एक सक्सेस इस एग्ज़ाम में आ गई, तो उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ यार, वर्थ इट है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं कि आपने तो 5 साल अपने खराब कर दिए, 6 साल खराब कर दिए, ये सब मतलब बातों में आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसका सिंपल सा रीज़न आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर कोई भी म्यूज़िशियन है, तो उसको भी टाइम लगता है अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनने का। कोई भी अगर जो क्रिकेटर है, वो भी 1 साल में ऐसे नहीं बन जाता है, तो टाइम लगता है, प्रोसेस है एक बहुत लंबा ये। तो इसीलिए इसको मतलब मैराथन बोला जाता है कि टफ है मतलब जर्नी। तो आपको मतलब खुश रहना है, एन्जॉय भी करना है प्रोसेस को हमेशा। ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही किताब में घुसे रहें, चीज़ों को भी समझें, मूवीज़ भी देखें, एन्जॉय भी करें, टाइम भी निकालें। तो उससे क्या रहेगा कि आपका एक बैलेंस ऑफ माइंड बना रहेगा, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब एक एक रफ़ शेड्यूल मैं भी बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप जैसे टाइम टेबल, जो जैसे लोग पूछते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, तो आपको अपने जैसे 9 से 10 घंटे आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर आप 14 दिन तक ऐसे कर लेते हैं, आप 1 दिन आराम से अपना छुट्टी ले सकते हैं। कोई उसमें ऐसी दिक्कत नहीं है, आप एन्जॉय करिए, आप मूवी देखिए, आप दोस्तों से बात करिए, नॉर्मल चीज़ है वो क्योंकि आप वो नहीं करेंगे तो आपको फोमो होने लगेगा कि चीज़ों का कि क्या क्या चल रहा है। तो आपको मतलब एन्जॉय भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस को एन्जॉय नहीं करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एट द एंड पढ़ना तो है ही, वो तो सभी पढ़ रहे हैं। तो एक ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मतलब ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम लगता है चीज़ों में, बस ये वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि प्रीलिम्स, हाँ, प्रीलिम्स तो मतलब अभी भी जैसे प्रीलिम्स आ रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। तो मेन चीज़ मैं अभी भी बोलूँगा कि अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हैं, और जो भी मैंने आपको 2 चैनल बताए थे उनका आप देखेंगे, तो आपको चीज़ें समझ आएँगी कि अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रीलिम्स तैयारी कैसे करनी है, अभी भी आराम से निकाला जा सकता है। तो जो लोग सीसैट को लेके कह रहे हैं कि सीसैट थोड़ा टफ हो गया है, तो उसके लिए मैंने बताया आपको कि आप ओनली आईएएस की या तो वीडियो देख लीजिए कि उन लोगों ने कैसे सब कुछ पढ़ा रखा है, सारे पीवाईक्यू भी उसमें करा रखे हैं, तो उससे आपका बेसिक कवर हो जाएगा। और आपको 80 के 80 क्वेश्चन नहीं करने हैं उसमें से, आपको 80 में से 40 क्वेश्चन आसान वाले जो क्वेश्चन है उसको करना है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग अपना ईगो लेके चले जाते हैं कि हमें तो मैथ्स आती है या हमें तो पैसे जाते हैं, तो हम वही करेंगे और उसी में स्टक हो जाते हैं। हमें स्टक नहीं होना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है, आता है अगर 10 सेकंड में लगता है कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको स्किप करके तुरंत आगे बढ़ जाना है। क्योंकि टाइम जो है बहुत प्रेशियस है सीसैट में, क्योंकि एक तो दिन में एग्ज़ाम होता है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम पे। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी एफिशिएंसी बहुत लो होगी उस टाइम पे। तो जब भी आप भी प्रैक्टिस करें, तो आप उसी एग्ज़ाम कंडीशन में प्रैक्टिस कीजिएगा कि सुबह 9:30 टू 11:30 अपना आप जीएस का एक मॉक दे सकते हैं। उसके बाद 2:30 टू 4:30 आप सीसैट का मॉक दीजिए, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, मतलब इतना पढ़ने के बाद मेरा दिमाग इतना काम करता है, तो इतने क्वेश्चन करने से जो है मेरा काफ़ी सही बैठेगा बैलेंस, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हो गया बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पूरे इस एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद अब आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, सीजीएल के बाद अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि मतलब टफ है प्रोसेस, लंबा भी हो सकता है, तो घबराना नहीं है, आराम से अपना पढ़ते रहिए, तो बिल्कुल आप तैयारी तो कर ही सकते हैं। मोटिवेशन, तो मोटिवेशन तो यार ऐसा है कि जब मैं कॉलेज में था तो मैंने थर्ड ईयर में ना अपने फॉरेन इंटर्नशिप करी थी, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस कि मैं वियना गया था कि वहाँ पे कैसे रिसर्च एनवायरनमेंट है, कैसे काम होता है। तो मेरे को रिसर्च फील्ड में भी मज़ा नहीं आया था, प्लस मेरे को डेस्क जॉब में मज़ा नहीं आता है। जैसे कि जो भी कंप्यूटर वाली जैसे कोडिंग बोल सकते हो आप, या फिर कॉर्पोरेट वाली जो वर्क लाइफ स्टाइल है, मेरे को उसमें ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं आता है डेस्क जॉब करने में।
तो इसीलिए मतलब 4th ईयर में मैंने सोचा था कि कोई ऐसा फील्ड में जाऊँ कि जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो मेरा थोड़ा, और बोथ डेस्क जॉब भी हो, फील्ड वर्क भी हो। तो इसीलिए मैं सिविल सर्विसेज़ की तरफ आकर्षित हुआ था और यही मेरा मोटिवेशन था, क्योंकि मेरा ही खुद का डिसीजन था कि मेरे को इन्हीं सर्विसेज में जाना है। तो ऐसे मेरे को कभी भी ऐसे मतलब मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नीड पड़ी नहीं। और मेरे दोस्त तो थे ही, मतलब फैमिली भी थी, काफ़ी सपोर्टिव फैमिली है मेरी, और मेरे दोस्त भी काफ़ी अच्छे हैं, तो टाइम पे मिलते भी रहते हैं हम लोग, तो ऐसे कोई मेरे को दिक्कत हुई नहीं मोटिवेशन को लेके। तो एक ये चीज़ हो गई। सीसैट की स्ट्रैटेजी मैं अपनी बता ही चुका हूँ कि 1 घंटे में जैसे मैं क्वांट और रीजनिंग करता हूँ, और उसके बाद सारे जितने भी पैसेज होते हैं वो सारे कर लेता हूँ। उसके बाद फिर वो गोले भर लेता हूँ और नॉर्मली मतलब हो जाता है। फिर मिस्टेक्स मिस्टेक्स जो है, मेरी मिस्टेक्स ये थी कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो अपना दिया था उसमें मैंने पीवाईक्यू नहीं करे थे, तो वो मेरी एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी। पीवाईक्यू आपको बहुत अच्छे से करना है। दूसरी मिस्टेक ये थी कि मैंने ऑप्शनल जो है अपना सिविल सर्विसेज में खासतौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लिया था उस टाइम पे। तो वो एक बहुत वास्ट ऑप्शनल है, तो आपको देखना पड़ेगा कि सिलेक्शन किससे हो रहा है। एक तो होता है कि लोग बोलते हैं कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको एट द एंड ये भी देखना है कि आपका सिलेक्शन किससे होना चाहिए, कि किस ऑप्शनल से ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। तो इसी वजह से फिर मैंने जब उसको एनालाइज़ किया बाद में, तो मेरे को लगता है कि हाँ यार, उसमें मतलब आपका ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर आपका जीएस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको देख के चलना चाहिए। हमेशा एक्सेप्शनल केस मत लेके चलिए आप, कि किसी बच्चे के अगर 326 आ गए किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैथ्स ऑप्शन में, तो आप जो है एकदम से ही कि हमें तो ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। आपको एक बेसिक एनालाइज करनी चाहिए पहले सारी चीज़ें कि हो कैसे रही हैं। तो ऑप्शनल हमेशा, एक तो ऑप्शनल को डिसाइड करने का तरीका ये है कि आप जितने भी उसमें सब्जेक्ट दिए हैं उसको देखिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए एक बार, और उसका सिलेबस देखिए। तो आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि कितना वो लोग स्टैटिक पूछ रहे हैं, कितना वो लोग सिलेबस से पूछ रहे हैं। उसके बाद फिर आप अपने किसी सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शनल अच्छा है, इसमें मार्किंग अच्छी मिल रही है, क्योंकि मार्क्स एट द एंड आपको मार्क्स ही चाहिए। आपको यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है ऑप्शनल में, कि जो है आपने कुछ मैथ्स ले लिया है या कुछ हिस्ट्री ले लिया है तो आपको जो है उसी में मतलब एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। मेहनत करनी है, लेकिन उतनी करनी है कि जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो। तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी सीनियर से कि कौन सा ऑप्शनल अच्छा है आपके लिए, उसी हिसाब से आप चूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं ऑप्शनल में। फिर उसके बाद पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है, तो पीवाईक्यू एनालिसिस तो मैं बता ही चुका हूँ कि कैसे करना है। आपको सारे ऑप्शंस को सर्च करना है गूगल पे कि ये ऑप्शन यूपीएससी ने कहाँ से बनाया है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, अगला वाला उससे क्या ऑप्शन बन सकता है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही होती हैं, ओनली, ऑल, इस टाइप की स्टेटमेंट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट कौन सी होती हैं, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है, ऑल। और फिर जो कौन सी पॉसिबिलिटी वाली जो स्टेटमेंट होती है, कैन, कुड, मे, माइट, ये वाली सही हो सकती है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी जो है वो मतलब संभावनाएं हमेशा सही होती है ना किसी भी चीज़ की, फ्यूचर में वो चीज़ हो ही सकती है। और एक बेसिक चीज़ ये होती है कि यूपीएससी को अगर कोई स्टेटमेंट गलत बनानी है तो वो 100% गलत बनाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको जो है कुछ भी स्टेटमेंट ऐसे बना के दे देगा और वो सही निकल जाएगी। अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो वो यूनिवर्सली गलत होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो फ्यूचर में वो स्टेटमेंट सही हो जाएगी, वरना यूपीएससी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिटिगेशन और वो सब फाइल हो जाएंगे। तो यूपीएससी अपनी साइड से हमेशा सेफ खेलता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पीवाईक्यू में आपको देख के पता लगाना पड़ेगा कि स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे यूपीएससी बुद्धिज्म जैन हिस्ट्री में बुद्धिज्म जैनिज्म में स्वैप कर देता है, हीनयान महायान में स्वैप कर देता है। फिर ऐसे इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो रेगुलेटरी बॉडीज के जो कवा सवाल पूछता है यूपीएससी, उसमें कभी आरबीआई को सेबी के साथ स्वैप कर देता है, कभी सेबी को आरबीआई के साथ स्वैप कर देता है। ऐसी कभी भी डेफिनेशंस जब देता है कोई भी नई टेक्नोलॉजी को, वो आपस में स्वैप कर देता है। तो जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करेंगे आपको ये समझ नहीं आएगा। फिर डेटा फैक्ट गलत होता है, तो अब इसमें भी आंख बंद करके नहीं मारना चाहिए कि डेटा और फैक्ट हमेशा गलत होता है। उसमें देखिए कि कौन सा डेटा फैक्ट गलत होने के चांसेस है। तो सिंपल फैक्ट होता है, सिंगल स्टेटमेंट वाला फैक्ट होता है, वो ज़्यादा चांस है गलत होता है। जो डबल फैक्ट होता है वो वाले ज़्यादा चांस है कि वो ठीक निकलता है। तो आपको ये सब पीवाईक्यू करना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा पीवाईक्यू पे, तभी आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो पाएगी। वरना क्या है कि आप केवल अगर मॉक टेस्ट ही देते जाएंगे तो आपको ये एनालाइज नहीं हो कर पाएंगे कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है क्वेश्चन पूछने का। मॉक टेस्ट आप करिए, बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे आपको अपनी स्ट्रेटजी स्ट्रीमलाइन करनी है कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, पेपर कितने घंटे में मैं, तीन मतलब 2 घंटे के अंदर कितने राउंड्स में मेरे को ये करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको मॉक्स तो देने ही पड़ेंगे। तो आप मतलब किसी भी एक कोचिंग के आप मॉक्स कर सकते हैं, केवल इसलिए कि आपको उसमें अपनी गलतियाँ सीखनी है कि मैं कौन सी चीज़ भूल रहा हूँ, कौन सी चीज़ गलत कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान दीजिए। उसको आप जब ठीक कर लेंगे तो उससे आपकी बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको टाइम मैनेजमेंट और अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए मॉक देने हैं, बाकी वो मॉक का कोई मतलब नहीं है, ना उससे कोई क्वेश्चन आना है, ना कोई सेम टाइप का पेपर आएगा। पेपर हमेशा नया टाइप का आएगा, अतरंगे सवाल होंगे उसमें, कितना भी कोई भी पढ़ ले, 30 क्वेश्चन से ज़्यादा एग्जैक्ट आपको श्योरिटी नहीं होती है।
30 क्वेश्चन आपको आते हैं, उसके बाद सब आपको कॉमन सेंस और लॉजिकल रीजनिंग से एलिमिनेशन करके आंसर पे लाना होता है। हमेशा आपको सही आंसर नहीं पता होगा, लेकिन आपको गलत आंसर हटा के आंसर लाने होते हैं। तो इसी को बेसिकली एलिमिनेशन बोलते हैं लोग। लोग बोलते हैं तुक्केबाजी है ये, लेकिन मेन जो रीजनिंग है वो यही है कि आपको गलत ऑप्शन को हटाना पड़ेगा, तभी आपका सही आंसर आएगा उसमें। उसके लिए आपको पीवाईक्यू की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो आप अच्छे से करिए। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वो। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, हाँ पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, बिल्कुल रिपीट होते हैं, तो आप उसको ध्यान रखिए। आईएफएस मेन और सीएसई में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बेसिकली सीएसई और आईएफएस में ये होता है कि सीएसई के अंदर 9 एग्जाम होते हैं मेंस के, और आईएफएस में 6 एग्जाम होते हैं मेंस के। और उसके अंदर जैसे एक एथिक्स का भी पेपर होता है, तो फॉरेस्ट सर्विसेज में एथिक्स का पेपर नहीं होता है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस को थोड़ा टेक्निकल सर्विस बोलते हैं, और इसकी कट ऑफ भी प्रीलिम्स में हाई जाती है। तो जैसे इस बार जनरल की कट ऑफ शायद 75 थी सीएसई की, और 93 थी फॉरेस्ट की, और मेरे जैसे 96.3 आए थे इस बार। तो इसकी कट ऑफ वही मैंने बताया ना, 20 नंबर के आसपास ऊपर जाती है उसमें से। तो आपको तैयारी अपने उतने अच्छे से करनी है कि आपका प्री काफ़ी कॉन्फिडेंटली निकले, क्योंकि प्री के बाद आपके पास 3 महीने होते हैं और आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी है उसमें। तो अगर आपका माइंड काम है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। और मतलब डिफरेंस क्या है कि सीएससी के जैसे आईएफएस का बेसिक डिफरेंस बता दो। जैसे और 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस। तो होता क्या है कि आईएफएस का जो प्रीलिम्स होता है वो कॉमन होता है सिविल सर्विसेज के साथ, बस कट ऑफ उसकी ज़्यादा जाती है। लेकिन जो मेंस और इंटरव्यू होता है वो अलग होता है सिविल सर्विसेज से। तो एक ये बेसिक डिफरेंस होता है। बाकी वो ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो बाकी जो भी सारी फैसिलिटीज़ आईएएस आईपीएस में जो भी होती हैं वो सेम चीज़ें इसी में भी होती हैं। इंटरव्यू एक्सपीरियंस, यार इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो मेरा मतलब कैसे ही बताऊँ मैं। मतलब 16 अप्रैल को जैसे मेरा सिविल्स का रिजल्ट आया था, मेरा मूड काफ़ी ख़राब था 3-4 दिन, तो क्योंकि उसमें हुआ नहीं था फाइनली। तो उसके बाद फिर अब मेरे पास वही 4-5 26 तारीख को मेरा इंटरव्यू था। तो मैं जितना भी बेसिक हो सकता था मेरे से उतना मैं करके गया था, और मैं काफ़ी नॉर्मल चिल होके मोड में गया था इंटरव्यू देने। ऐसे कुछ मेरे बैगेज नहीं था दिमाग पे कि मतलब क्या ही होगा इंटरव्यू में, और नॉर्मल जाके से बात करी थी। फर्स्ट मैं मेरा पहले ही हो गया था, सबसे पहला इंटरव्यू था उस दिन। तो मतलब इंटरव्यू देने के बाद मेरे को कुछ ऐसे मतलब मज़ा सा नहीं आया था, और बहुत कुछ ऐसा भी नहीं लगा था कि पता नहीं कुछ मतलब ख़राब तो नहीं कर दिया है। एक नॉर्मल टाइप का ही इंटरव्यू गया था, बट बाय गॉड्स ग्रेस मार्क्स अच्छे मिल गए तो सिलेक्शन हो गया है। मॉक इंटरव्यू यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है? मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में मतलब बेसिक डिफरेंस ये होता है कि मॉक जो होते हैं वो आपको जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, कि आप 3-4-5 लोगों के एमिनेंट लोगों के बीच में कैसे बात कर रहे हैं। आपको हमेशा फॉर्मल वे में बात करनी है वहाँ पे, ऐसे इनफॉर्मल वे में कभी भी बात नहीं करनी है, तो उसके लिए मॉक देना ज़रूरी होता है। लेकिन आप जो है जो भी फीडबैक वो लोग दे रहे हैं उसको काफ़ी ध्यान से लीजिए। एकदम आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, कि जैसे मेरे को भी कुछ लोग फीडबैक मिले थे कि हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए, है ना, जो आपकी तो आपकी जो नेचुरल पर्सनैलिटी है आप उसमें बात करेंगे तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी। जैसे जो फॉरेस्ट का इंटरव्यू दिया था उसमें मैं नॉर्मली बात करी थी, ऐसे कुछ हमेशा ऐसे स्माइल नहीं थी फेस पे, एकदम नॉर्मल बात करी थी। मतलब मैन्युफैक्चर्ड नहीं लगना चाहिए, एक नॉर्मल तरीके से आपको बस जाके कॉन्फिडेंटली वहाँ से अपनी बात करनी है, और एक मतलब फॉर्मल तरीके से आपको बात करनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर 12th प्रिपरेशन कैसे करें? आफ्टर 12th प्रिपरेशन कैसे करें, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप पहले अपनी जो भी ग्रेजुएशन है उसकी डिग्री विग्री आप उसमें एनरोल कीजिए, आप आराम से उसकी तैयारी करिए, और कॉलेज के फिर आप सेकेंड लास्ट ईयर या फाइनल ईयर में इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बेसिक्स आप किसी भी टॉपर के वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको बेसिक्स बुक्स मिल जाएंगी, तो उसको एनसीईआरटी और वो सब बेसिक किताब पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। उसके बाद आप तैयारी चालू करिए। लेकिन एक आफ्टर 12th चालू करना मतलब मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपकी आफ्टर 12th आपको कॉलेज में जाके थोड़ी कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करनी चाहिए। देखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब जो भी सोसाइटी के अंदर है अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ और इंटरेस्ट हो वहाँ पे, आपको अच्छा लगे। कोई कई लोगों को कॉर्पोरेट स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है, कई लोगों को कोडिंग काफ़ी अच्छी लगती है, कई लोग रिसर्च में चले जाते हैं। तो आपको पहले एक्सप्लोर करनी चाहिए चीज़ें, उसके बाद जब आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो आप आराम से तब डिसाइड कीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई सोर्स बता दीजिए, एक्यूरेसी कम आ रही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वो हार्ड वर्किंग ह्यूमन करके चैनल है, उन सर ने जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करते हैं, तो जो स्ट्रैटेजी होती है वो बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी होती है उसमें भी, कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो भी होती है ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा गलत होती है, चाहे वो जीएस हो चाहे वो सीसैट हो। तो आपको पीवाईक्यू केवल पैसेज के अंदर, आप कोई भी कोचिंग का पैसेज सॉल्व मत कीजिएगा सीसैट में खासतौर से। केवल जो सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू हैं उन्हीं को 2000 पिछले 5-6 साल के आप पीवाईक्यू उठाइए, आराम से यूपीएससी के आंसर की उस पर मार्क कीजिए कि कौन सा आंसर सही है। और फिर सबसे पहले आपको ऑप्शन पढ़ना चाहिए हमेशा ना, सबसे पहले आप ऑप्शन पढ़िए, उसमें देखिए कि सबसे इलॉजिकल और नेगेटिव स्टेटमेंट कौन सी है, उसको आप हटा सकते हैं। उसके बाद जब भी जैसे आप 50-50 पे आए तो आप एक क्विक रीड पैसेज को दीजिए, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि पूछा क्या है। और हमेशा ये याद रखिएगा कि जो भी पैसेज में मेंशन्ड है
आंसर हमेशा उसी पे देना है, ऐसे नहीं आपकी जो जनरल बायसनेस है पढ़ के आपने उस पे आंसर दे दिया है। अगर पैसेज में कंट्रीज़ के बारे में नहीं कहा है और कोई ऑप्शन कह रहा है कि इस कंट्रीज़ के लिए हमें ये करना चाहिए, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पैसेज में ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तो आपको हमेशा अपना जो भी मतलब ज्ञान लगाना है, वो केवल पैसेज को ही देख के लगाना है। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आप ऑप्शन पढ़िए, उसमें से एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए एक बार के लिए। उसके बाद आप पैसेज ज़रूर पढ़िए एक बार, अपने आंसर को कन्फर्म करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आँख बंद करके जो है सारे ऑप्शन हटा दें और फिर आप कहें कि अरे ये तो गलत हो गया। तो पैसेज हमेशा पढ़ना पड़ेगा आपको, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। और एक्सट्रीम ऑप्शन बिल्कुल गलत होते हैं उसमें भी आप, जैसे मैं पैसेज के बता देता हूँ कुछ रूल्स। जैसे कई आप स्टेटमेंट देखेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती हैं कि फॉर एग्जांपल हमें ए में इन्वेस्ट करना चाहिए, बी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत होगी। डेटा और फैक्ट उसमें गलत होंगे हमेशा, 60 मिलियन 80 मिलियन ये वाले फैक्ट सारे गलत होते हैं। उसके बाद जो भी आपका इलॉजिकल स्टेटमेंट होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट होती है, कैन नॉट बी डन एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट, और ये सब स्टेटमेंट उसमें गलत होती हैं जनरली। फिर जो फ्यूचरिस्टिक सस्टेनेबल सॉल्यूशन टाइप के जो स्टेटमेंट होंगे, फ्यूचर एक्शन प्लान टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं, वो जनरली सही होते हैं, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट की माइंडसेट से आपको सोचना है कि यार कौन सी प्रैक्टिकल और पॉसिबल चीज़ है जो हो सकती है। आपको रैंडम चीज़ों पे नहीं जाना है, आपको ब्यूरोक्रेट के माइंड से सोचना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये मतलब पहले तो उसका सबसे सेफ तरीका ये है कि आप पीवाईक्यू उठाइए, ऑप्शन को एलिमिनेशन सीखिए उसमें कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट कौन सी है, लार्जेस्ट लिखा है, कहीं ह्यूज लिखा है, ह्यूज क्वांटिटीज है ना, इनएविटेबल और ऑटोमेटिकली, तो ये स्टेटमेंट जनरली गलत होंगे, क्योंकि ऐसे नॉर्मली स्टेटमेंट होते नहीं है। तो एक जो फ्यूचरिस्टिक ब्रॉड बेस्ड जो मतलब पर्सपेक्टिव होगा ना उस ऑप्शन के अंदर, वही सही होगा जनरली, और आप उसको मैच कर लीजिएगा एक बार पैसेज से। रिवीजन स्ट्रेटजी, देखो रिवीजन करने का जो मेरे को मतलब सबसे अच्छा तरीका ये लगता है कि आप जो भी अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने आज पॉलिटी पढ़ा, तो आप क्या कीजिए कि अगले दिन सुबह उठ के ना, जब भी आप फ्रेश माइंड से एक बार उसी को एक्टिव रिकॉल कर लीजिए। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा, फंडामेंटल राइट 4-5 चैप्टर जो भी पढ़े, तो अगले दिन सुबह उठ के एक बार रफ आंख बंद करके ना रिवाइज करने की कोशिश कीजिए कीजिए कोशिश कीजिए कि मतलब उसमें क्या-क्या था। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स में कौन-कौन से आर्टिकल थे, किसमें क्या बोला था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या बोला था। तो एक बार याद कीजिए, और अगर याद नहीं आता तो उसी टाइम पे आप बुक से रिवाइज़ कर लीजिए, लक्ष्मीकांत से। तो उससे क्या होगा कि आपके वो मेमोरी में चिपक जाएगा एकदम से, कि अगर आपने गलत किया तो हाँ यार, कि यहाँ पे मैंने गलत किया है और ऐसे किया, तो उसकी वजह से आपको एकदम याद रहेगा वो बढ़िया से। तो रिवीजन का बेसिक फंडा यही होता है कि सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मतलब मेरी तो यही स्ट्रैटेजी होती है थी कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ एक टाइम पे। अब चाहे उसमें 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 7 दिन लगे। तो एक टाइम पे एक सब्जेक्ट उठाया, उसको पहले पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगले दिन और डेली सुबह उठ के उसको 1 घंटा जो है स्टार्टिंग का फ्रेश मॉर्निंग में उसको एक्टिव रिकॉल से किया, तो उसको रिटेंशन पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। तो ये मेरी बेसिक रिवीजन स्ट्रैटेजी थी। मिस्टेक्स मैं बता ही चुका हूँ। रिवीजन स्ट्रैटेजी 6 attempt left but I have only covered lecture of my optional, should I go for this attempt? तो ये जो जिनका है कि इनकी एज 25 ईयर्स है और 6 अटेम्प्ट बचे हैं और केवल ऑप्शनल किया है, तो यार ये वाला अटेम्प्ट देना, तो फिर अगर केवल ऑप्शनल ही करा है और जीएस में कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ये वाला अटेम्प्ट देके फ़ायदा ही क्या है, मतलब प्रीलिम्स काफ़ी टफ लगेगा फिर। तो आपको पहले जीएस अपना करना ही पड़ेगा ना प्रीलिम्स देने के लिए। उसके बाद आप, अच्छा जीएस हो चुका है, हाँ, तो आपको फिर उसके बाद ये देखना चाहिए, अगर आपका जीएस हो चुका है और ऑप्शनल हो चुका है, तो आप बिल्कुल फिर तो ट्राई कर ही सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है। आपको पीवाईक्यू करने हैं अच्छे से, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी ओनली लेक्चर ऑफ ऑप्शनल, अगर आपने उसके नोट्स वोट्स बना लिए हैं या फिर एक बार अपना ऑप्शनल रिवाइज कर लिया है और आपके अभी मतलब 6 अटेम्प्ट बचे हैं, तो आप उसमें मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने एक बार सिलेबस सारा कवर कर लिया है अच्छे ढंग से और आपने पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, मॉक टेस्ट दे दिया, तो आपको बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर प्रीलिम्स भी आपको 3 महीने मिलेंगे। तो आप उन 3 महीनों को अच्छे से अगर यूटिलाइज़ करेंगे, तो अपने ऑप्शनल के क्रिस्प नोट्स बना सकते हैं आप, और आपको आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छे से करनी पड़ेगी फिर उस टाइम पे। तो यही एक मतलब पॉसिबल जो है सॉल्यूशन वो हो सकता है इसमें। फिर एनसीईआरटी क्या 6 से 12th करनी चाहिए? एनसीईआरटी मैं बता देता हूँ अपना, मैंने 6 से 12th नहीं पढ़ी है, मैंने केवल 11-12th की एनसीईआरटी पढ़ी है ज्योग्राफी की, और केवल ज्योग्राफी की पढ़ी है। इकोनॉमिक्स में भी मैंने मृणाल सर से किया है, और साइंस एंड टेक में भी नहीं पढ़ी है, और एंशिएंट मेडिवल की भी मैंने तमिलनाडु वाली एनसीईआरटी पढ़ी है, 11th वाली, 11-12th वाली, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ऑनलाइन ही देखा था। तो मैंने तो यार ज्योग्राफी की मतलब 11-12th की पढ़ी थी एनसीईआरटी, उसके अलावा तो कोई एनसीईआरटी ऐसे पढ़ी नहीं है। सफिशिएंट है क्या 11-12th की एनसीईआरटी? हाँ, काफ़ी सफिशिएंट है। आप, मैंने बताया ना 11-12th की एनसीईआरटी प्लस सुदर्शन गुर्जर सर करके हैं, तो उनके लेक्चर मिल गए थे मेरे को अनअकैडमी पे, मेरे दोस्त ने लिया था सब्सक्रिप्शन, तो मैंने उससे देख लिया था एक बार। और नहीं तो उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी वो शेयर करते रहते हैं अच्छे से। तो वर्ल्ड मैप हो गया, तो उसकी सीरीज़ तो शायद फ्री है यूट्यूब पे। तो आप वर्ल्ड मैप एटलस को कैसे करना होता है,
क्योंकि आजकल प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस इन न्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट रीजन इन न्यूज़, ठीक है, जो नदी पहाड़ ये वाली जो सारी चीज़ें होती हैं वो सब अच्छे से सुदर्शन सर ने करा रखी हैं अपने लेक्चर्स में, तो आप उसको यूट्यूब पे आराम से देख सकते हैं, उसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। व्हाट आर द बुक्स दैट यू फॉलोड? बुक्स मैंने पहले बता ही दी थी एक बार, आप ये वीडियो दोबारा जब यूट्यूब पे जब शेयर हो जाएगा आप उस पर आराम से देख लीजिएगा। डज नॉट एंजॉय स्टडिंग मच, प्रिपेयर डज नॉट एंजॉय स्टडिंग मच। या आप अपना क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। कैन प्रिपेयर डज नॉट एंजॉय स्टडिंग मच, या स्टडिंग तो करनी पड़ेगी ना, अब इंजॉय तो करना ही पड़ेगा स्टडिंग को। यूपीएससी में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप चाहे तो आप हंस के पढ़ो चाहे आप रो के पढ़ो, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ ही रहे हैं, उसमें कोई उसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा आपको, सभी लोग पढ़ रहे हैं। और किसी के कोई अगर डाउट है तो आप प्लीज़ बताइए। एक बेसिक डाउट और मैं बता देता हूँ कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो यार वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल मतलब चाहिए कि कोई आपको मतलब बताए कि चीज़ें कैसे क्या करनी है, तो आप उसके लिए कोचिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बस। लेकिन ये कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको टाइम अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, तो आप कोचिंग ऑफलाइन करनी चाहिए, कोचिंग ऑनलाइन करनी चाहिए, तो वो भी आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है मतलब ऑफलाइन क्लास में बैठ के फील आती है टीचर से पढ़ने में और वैसे ऐसे ही मज़ा आता है, तो आप ऑफलाइन जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको है कि भाई जो है फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और ये है, तो आप घर पे ऑनलाइन मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्री सोर्सेज हैं आजकल, तो आप उससे भी आराम से तैयारी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन के लिए अगर आपको देखना है तो ऑनलाइन में जैसे अनअकैडमी के ऊपर टीचर्स हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर किसी को ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे मुनाल सर हो गए, ये सुदर्शन गुर्जर सर हो गए, तो ये लोग उस पर पढ़ाते हैं, आराम से आप उस पर कवर कर सकते हैं। हाँ, वो तो है यार कि हेक्टिक तो मतलब हो जाएगा, काफ़ी टाइम से आप लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं तो आपको बोरिंग भी लगने लगेंगी चीज़ें और काफ़ी हेक्टिक भी हो ही जाता है। तो उसका यार मैंने बताया ना कि आपको अपना जो फ्रेंड सर्कल है ना वो काफ़ी अच्छे से बनाना पड़ेगा। आपको ऐसे नहीं है कि आपके दोस्त जो है काफ़ी अच्छे होने चाहिए। आपके दोस्त अगर डिमोटिवेटिंग टाइप के हैं, जो आपको ये बोल रहे हैं कि अरे नहीं होगा, किसी का भी नहीं होता है, बहुत कम सिलेक्शन रेशियो है, तो ऐसे लोगों से आप जनरली थोड़ा अवॉइड करिए प्रिपरेशन के दौरान। उन लोगों से आप इंटरेक्शन में रहिए कि जो आपको मोटिवेट करते हो, भले ही चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो, जो आप में ट्रस्ट दिखाते हो कि हाँ मतलब पॉसिबल है चीज़ें, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। पढ़ोगे तो सब हो सकता है, तो मतलब हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल जैसे 4 ऑप्शनल पढ़ चुका हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ चुका हूँ, सोशियोलॉजी पढ़ चुका हूँ, जियोलॉजी पढ़ चुका हूँ, फॉरेस्ट्री पढ़ चुका हूँ। तो अब लेकिन अब क्या करें कि मतलब ये थोड़ी है कि मतलब अब ब्लेम डालते रहें कि वो खराब था, ये खराब था। ठीक है, अब जो टाइम में जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से अपने को चेंज करना पड़ेगा, अडैप्ट करना आना चाहिए। तो बोर तो यार होते ही हैं, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, एन्जॉय भी करना चाहिए। आफ्टर 10-15 दिन आप बिल्कुल ब्रेक लीजिए, घूमने जाइए, एन्जॉय करिए और मूवीज़ देखिए, कोई उसमें हार्म नहीं है, क्योंकि आपको सोसाइटी के बारे में भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स जो और सिंपल चीज़ ये है कि प्रीलिम्स केवल नॉलेज बेस पे नहीं निकलता है। प्रीलिम्स में आपको जब तक अवेयरनेस नहीं है अपनी सराउंडिंग्स के आस-पास में, तो आप वो कॉमन सेंस भी अच्छे से लगा नहीं पाएँगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन था मतलब कुछ टाइम पहले, तो उसमें ये पूछा था उन्होंने कि इनमें से कौन सा जो लेक्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं, जिसमें एक लेक बाइकाल था, एक अरल सी करके ऑप्शन था और एक बाल्टिक सी वो ब्लैक सी था शायद। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अब जैसे ज्योग्राफी पढ़ा है तो आपको बस इतना इसमें ध्यान रखना है कि यार ब्लैक सी जो है वो तो उसके अंदर कई सारी उसमें रिवर्स जाती हैं, तो वो तो सूख नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और जो लेक बाइकाल है वो रशिया के अंदर है और वो भी ग्लेशियर ग्लेशियर में है, तो अगर ग्लेशियर पिघल भी रहे हैं तो उसमें तो पानी जा ही रहा होगा ना, मतलब वो सूखेगा क्यों। और जो अरल सी है तो वो ड्राई रीजन में आती है, तो ज़्यादा चांस है कि सूख जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि कॉमन सेंस कैसे लगानी है इसमें, ऐसा नहीं है कि आपको 100% हर चीज़ आती होगी, लेकिन हाँ मतलब रफ आइडिया है कि हाँ यार यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो उससे आप अपना क्वेश्चन निकालिए। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सिविल सर्विसेज में यार मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है और आईएफएस के अंदर मेरा जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री था। हाउ टू एनहेंस द रिस्क एपेटाइट फॉर प्रीलिम्स? रिस्क एपेटाइट फॉर प्रीलिम्स, यार रिस्क तो लेना ही पड़ेगा मतलब प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि आपको 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते होंगे बाय नॉलेज।
तो उसके बाद जो आपको मेन जो चीज़ है, रिस्क कैसे लेते हैं, तो रिस्क लेने का जो तरीका है वो आपको अपने जो भी आपने नॉलेज गैदर करी है ना, उसी के बेसिस पे आपको वहाँ पे कॉमन सेंस और एलिमिनेशन का यूज़ करना है। वो करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको फॉरेस्ट की कट ऑफ निकालनी है तो खास तौर से करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बोला है कि पीवाईक्यू आप देखिए, उसमें देखिए कि कौन से स्टेटमेंट गलत वो देते हैं, कौन से स्टेटमेंट सही देते हैं। संभावनाएँ जो पॉसिबिलिटी है ना कि किस स्टेटमेंट की ज़्यादा चांसेस हैं सही होने के, तो आप वो देखिए, उसके नोट्स बनाइए, उससे आपकी काफ़ी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और फॉरेस्ट की कट ऑफ में तो जहाँ तक मैंने जितना भी सुना है और लोगों से भी, तो 90 प्लस तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही चाहिए। और इस बार जैसे क्वेश्चन आया था पेयर्स वाला, तो मतलब देखो, मतलब पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि भले यूपीएससी हर साल जैसे नए कुछ ट्रेंड पूछ देगा, तो अगर आपको पीवाईक्यू करें, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आते हैं पेयरिंग वाले क्वेश्चन में, लोगों को काफ़ी टफ लगता है वो, कि पेयरिंग वाले क्वेश्चन है उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो अगर आपने यूपीएससी के पीवाईक्यू करें तो आप ध्यान से देखिए कि जब भी जैसे यूपीएससी 4 पेयर के ऑप्शन देता है मैचिंग में, तो 4 में से कभी भी 4 आंसर नहीं होगा और 1 आंसर नहीं होगा। तो 50-50 पे तो आप डायरेक्ट ही पहुँच गए ना, बिना पढ़े। आपको या तो 2 मारना है या 3 मारना है। तो उसमें तो आपको नॉलेज होगी या नॉलेज नहीं होगी। तो लेकिन अगर आप 50-50 पे पहुँचते हो तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी 50% प्रोबेबिलिटी है ना कि सही हो जाए क्वेश्चन। तो जनरली जो ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2 वाले ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं, चाहे वो 3 पेयर हो, चाहे वो 4 पेयर हो। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और बार-बार पीवाईक्यू पे अप्लाई करनी पड़ेगी कॉन्फिडेंस लाने के लिए। नहीं तो होता है क्या कि आपने भले ही एक बार के लिए पढ़ लिया हो, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल कंडीशन में आप जाएँगे तो आपको लगेगा अरे! यूपीएससी इस बार कुछ चेंज ना कर दे, हमने तो ऐसे सीखा था, यूपीएससी कुछ ये ना कर दे। लेकिन आपको अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है कि अगर 10 पेयरिंग वाले क्वेश्चन अगर ऐसे इस टाइप के आ रहे हैं और अगर उसमें से 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो अगर तब 10 के 10 पे भी आप 2 मार के आएँगे तो 10 में से 7 आपके ठीक हो जाएँगे। तो ये आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ आगे बढ़ेगी। फिर मैंने अभी 12th पास आउट किया और मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। यार मैंने बताया ना कि 12th आपने जैसे पास आउट किया, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको अगर करनी ही है तो आप बेसिक एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। आप बेसिक एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ के देखिए, इकोनॉमिक्स की भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में आइडिया लीजिए कि सब्जेक्ट में क्या है, कैसे है। फिर जब आप कॉलेज में जाएँगे तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करने का। सर इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर फॉरेस्ट मेंस विद ऑप्शनल जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री आफ्टर एंथ्रो ऑप्शनल। हाँ यार, मैंने बताया ना, मेरा भी जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल था और मैंने फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी केवल 1 महीने के अंदर पढ़ा है। और मैं सोर्स बता देता हूँ फिर से एक बार दोबारा। हॉर्नबिल के लेक्चर्स देखे थे प्लस और पीडीएफ, और आयुष कृष्णा सर हैं, उनके नोट्स हैं टेलीग्राम पे, उन्हीं के टेलीग्राम पे, तो वो देख लिए थे। उसके बाद जियोलॉजी में मैंने प्लैनेट जियोलॉजी का एक क्रैश कोर्स देखा था अपने दोस्त के साथ। तो केवल उतना ही मैं करके गया था, क्योंकि मेरे पास 1 ही महीना था पढ़ने का, उससे ज़्यादा टाइम ही नहीं था। और उस महीने में जितना भी हो पाया, उसके बाद जैसे मतलब जितना भी कवर हो पाया था, उसी के हिसाब से मैं एग्ज़ाम में गया था, मतलब अटेम्प्ट करने। तो अगर आप मतलब 2 महीने पढ़ के जाएँगे फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी में, तो आप काफ़ी हाई स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसने उसने मतलब वो पहले से पढ़ रहा था, तो उसके काफ़ी अच्छा स्कोर आया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बस आपको ये है कि आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, कि क्योंकि आप एग्ज़ॉस्ट हो चुके होते हैं मेंटली, आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, तो बिल्कुल आप ब्रेक लीजिए, 7-8 दिन, 10 दिन का आराम से रिलैक्स कीजिए। लेकिन उसके बाद आपको फॉरेस्ट का अगर निकालना है, तो फॉरेस्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो आपके काफ़ी हाई चांसेस हो जाएँगे फॉरेस्ट का निकालने के लिए मेंस, और मतलब डूएबल है फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती है। कॉलेज में बीएससी या बीएमए से क्या ठीक रहेगा? यार ये तो आप किसी मतलब ह्यूमैनिटीज़ वाला जो ऑप्शनल है उसी से पूछिएगा। मैं तो बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है आईआईटी रुड़की से हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इस चीज़ों के बारे में थोड़ा कम आइडिया है मेरे को। प्रीलिम्स कैसे करें फॉरेस्ट का? यार मैंने मतलब स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा प्रीलिम्स का बताया है इसके अंदर कि कैसे करना चाहिए फॉरेस्ट का। तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा यूट्यूब पे, तो आपको सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएँगी। जो एनवायरनमेंट मतलब फॉरेस्ट के अंदर जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, वो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये वाले एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो वो अगर आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप आराम से उसको कर सकते हैं, कोई उसमें ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। और ऑप्शनल का भी मैंने बता ही दिया कि ऑप्शनल डिसाइड कैसे करें। तो आप सबसे पहले सिलेबस देखिएगा, और सिलेबस देखने के बाद देखिएगा कि उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। फिर आपको कौन-सा उसमें से थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, किसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ये भी आप फैक्टर कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि एट द एंड आपको मार्क्स तो लाना ही है। यार फॉरेस्ट के अंदर मेरा ये फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, और वैसे मेरे 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं टोटल मिला के सारे। और मतलब यार ये जर्नी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो उसमें मतलब मैंने बताया कि एन्जॉय करना पड़ेगा आपको प्रोसेस, तो प्रोसेस को भी एन्जॉय कीजिए। हाउ इज़ प्रणय? यार सोशियोलॉजी के लिए मैं अपना बता देता हूँ। मैंने लेवल अप आईएएस पे निषाद सर करके हैं,
तो उनसे सोशियोलॉजी का एक लास्ट ईयर मैंने उनकी कोचिंग ज्वाइन करी थी। प्रणय सर के बारे में यार मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने मतलब ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। और किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फॉरेस्ट सर्विसेज अगर आपको निकालना है तो आपका प्रीलिम्स काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इसमें मेजर हर्डल वही होता है। 20 मार्क्स आपको सीएससी की कट ऑफ से ज़्यादा लाने पड़ेंगे, तभी आपका फॉरेस्ट की प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर होगी। और उसके लिए मतलब पीवाईक्यू तो आप मान के चलिए कि आपको अच्छे से आने चाहिए, सारे ऑप्शन उसके बारे में पता होना चाहिए, कि कौन सी स्टेटमेंट गलत होती है, कौन सी सही होती है। बुक लिस्ट यार मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप जब भी वीडियो जाएगी आप एक बार देख लीजिएगा। टेलीग्राम आईडी टेलीग्राम आईडी मेरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, आप मेरे को उस पर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरा इंस्टा आईडी जैसे है हिमांशु K37, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। Anyone having any other doubt? सारे कमेंट्स ही वाले एड्रेस कर ही दिया मैंने। एनसीईआरटी 6 से 12, क्योंकि अगर आप अभी कॉलेज जब 12 से आप निकले तो आराम से पढ़ सकते हैं 6 to 12 एनसीईआरटी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैंने फाइनल ईयर में ही चालू किया था, तो मैंने केवल 11-12 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी है अच्छे से। सर स्टार्ट करना है स्टेट पीसीएस, तो स्टार्ट माइंडसेट बता दीजिए। 1 मंथ हो गया, फ्लो नहीं आ रहा है या स्टेट पीसीएस में तो मतलब, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सेम ही है, तो उसमें तो यार मतलब उसमें थोड़े फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं जितना मतलब मेरे को पता है। तो आपको मतलब वही रिवीजन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप मैं तो ऐसे ही करता था यार, कि जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, तो मैंने अपना टाइम बना रखा है कि मेरे को 4 दिन के अंदर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी खत्म करनी है। तो आज मेरे से एक दिन में जितना भी ज्योग्राफी हो पाएगा, उसके बाद मैं सुबह उठूंगा मॉर्निंग में और उसी चीज़ को एक्टिव रिकॉल के थ्रू रिवाइज कर लूँगा। तो उससे मेरी काफ़ी मेमोरी में वो मतलब एनग्रेंड हो जाएगा अच्छे से। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, तो आप भी उस चीज़ को ट्राई करके देख सकते हैं, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी उस चीज़ से। और किसी के कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकता है कोई। यार बिगनर्स माइंडसेट कैसे यार, स्टार्टिंग में तो सबको डाउट होता है कि निकलेगा भी नहीं निकलेगा, क्या हम पढ़ रहे हैं सही है नहीं है। तो ये एक प्रोसेस है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जब आपको 3-4 महीने हो जाएं पढ़ते हुए, जब आपने सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए, उसके बाद आप आराम से पीवाईक्यू उठाइए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। फिर दोबारा एनसीईआरटी पढ़िए, फिर अपनी बेसिक बुक्स को कवर कीजिए, लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, और फिर एनसीईआरटी तमिलनाडु की एनसीईआरटी होगी, तो देखिए, तो उससे आपको काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। प्लान भी कब से रखना चाहिए यार, ये भी अब जैसे पर्सनल चॉइस होती है कि प्लान भी रखना भी चाहिए, प्लान भी नहीं भी रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अब मेरा तो ऐसा था कि यार मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अच्छा खासा है, मतलब आईआईटी रुड़की से था, तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं कभी भी स्विच करके जा सकता हूँ अपने वाले फील्ड में। तो वो कोई मेरा ऐसा इशू नहीं था। लेकिन क्योंकि मेरे को अब इसी में जाना था सिविल सर्विसेज में, तो मैंने अभी प्लान बी के बारे में सोचा नहीं था ज़्यादा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मतलब जॉब करनी ही है, तो आप फिर प्लान बी के बारे में बिल्कुल सोचिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्ज़ाम जॉब के साथ भी बच्चे निकालते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा जो है छुट्टी लेके करना पड़ेगा। इट्स जस्ट कि आप हार्ड वर्क करने के लिए आपको मतलब अपना एकदम फुल पोटेंशियल अपना एक्सप्लोर करना पड़ेगा उसमें। तो जॉब आप ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। प्लान बी कब से रखना चाहिए, तो मतलब आप 2-3 अटेम्प्ट दीजिए सिविल सर्विसेज में अच्छे से अपने फुल हार्ट के साथ। अगर नहीं हो रहा है तो आप तब उसके बाद एक्सप्लोर करिए कि प्लान बी में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या और चीज़ें, स्टेट पीसीएस हो गया, आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, और भी जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं, या फिर कॉर्पोरेट में जाना है, अगर आपको रिसर्च में जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप नॉर्मली उसमें कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है वो। मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, मेंटल हेल्थ, हाँ यार मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के अंदर सक्सेस से ज़्यादा आपको फेलियर्स होंगे। और हर फेलियर के बाद आपको अपने सेल्फ वर्थ पे डाउट होने लगा कि यार मैं तो इतना अच्छा था पढ़ने में, फिर भी मेरा नहीं हो रहा है। और कुछ आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आपको बोलते हुए मिल जाएंगे कि यार हमने तो बहुत कम पढ़ा था और हमारा हो गया है। तो आपको और लगेगा कि अरे यार मेरा तब भी नहीं हो रहा है, मैं तो इतना पढ़ता हूँ। तो सेल्फ वर्थ सेल्फ डाउट वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए मैंने बताया ना कि फ्रेंड्स और फैमिली तो दोनों का सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। तो उसमें आपको कभी फील नहीं होने देंगे ऐसे कि अरे नहीं, तुम में तो कुछ बात ही नहीं है। तो हमेशा ये याद रखिए कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो बात है और आप हार्ड वर्क अपना कर रहे हैं, तो सक्सेस आपको मिलेगी। हो सकता है टाइम लग सकता है,
फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं तो फिफ्थ अटेम्प्ट, लेकिन कुछ तो बढ़िया ही होगा लाइफ में। मतलब हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव। ठीक है रिजल्ट नहीं आया, खराब लगता है यार, सबको खराब लगता है, मेरा भी अभी सीएसई में नहीं हुआ था, मेरा भी दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब वो है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, उसी हिसाब से मैं इंटरव्यू दिया और बाई चांस इसमें अब निकल गया था ये। व्हाट वाज योर प्लान्स फेलो इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी? प्लान भी यार मैंने बताया ना, प्लान भी मेरा एज सच कुछ अभी था नहीं, मेरा प्लान यही था ये कि सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज में से कुछ भी ऑल इंडिया सर्विस अगर हो जाता है तो मैं यही ज्वाइन करूँगा। ऑप्शनल स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट बता दी यार, मैं वो ऑप्शनल स्ट्रैटेजी फॉरेस्ट्री की आराम से बता चुका हूँ, तो आप जब भी वीडियो जाएगी आप देख लीजिएगा। टाइम टेबल कैसा था यार, क्योंकि मैं तो अब जैसे फुल टाइम घर से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम टेबल नॉर्मली ऐसा रहता है कि मैं लगभग 10 से 11 घंटे पढ़ता हूँ डेली, और उसमें मैं ऐसे करता था कि सुबह उठ के मॉर्निंग में 3-4 घंटे का एक स्लॉट रखता था, उसके बाद खाना खाता था, रेस्ट करता था, फिर 3-4 घंटे पढ़ता था, फिर उसके बाद वही 2 घंटे का ब्रेक, फिर ऐसे ही 2-3 घंटे आराम से पढ़ता था, तो वही 10 से 11 घंटे एक नॉर्मल एवरेज लेके चलता था मैं तो। आई फिर स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? कंसिस्टेंसी उसके लिए बेसिक ये है कि आप जब भी, कंसिस्टेंसी का सिंपल तरीका ये होता है कैसे बनाए रखें, तो आप जब भी जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आप पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, उस गलती को आप रिवाइज कर लीजिए, फिर अगली बार आप नया टॉपिक उठाएंगे उसको पढ़िए, उससे पीवाईक्यू करिए, फिर उसको रिवाइज कर लीजिए। तो आप जब ये प्रैक्टिस रेगुलर करते रहेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में कि आपने जो पढ़ा है कि हाँ यार क्वेश्चन उसी चीज़ से आ रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा उस चीज़ से। और कंसिस्टेंसी के लिए आपको मतलब ये, आपको किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना यार, एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता है इस एग्ज़ाम के अंदर, सब कुछ इंटरनल मोटिवेशन ही। अगर आपको है कि मेरे को इसी सर्विसेज में जाना है और मेरे को यही करियर में अपना लाइफ को आगे एक्सप्लोर करना है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। मोटिवेटेड कैसे रहें सर, ये मैं पहले बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। कोचिंग लगाना ज़रूरी होता है क्या सर? यार इसका मैंने पहले भी बताया था, तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कोचिंग लगाना ज़रूरी होता है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती हैं वो। आईएएस की कोचिंग कौन सी लो इंग्लिश मीडियम के लिए? यार आईएएस की कोचिंग अगर आपको लेनी है तो ऐसे तो बहुत सारी कोचिंग है, मैंने तो कोचिंग ऐसे कुछ ली नहीं थी, तो मतलब मैंने जितना सुना है आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। एक नेक्स्ट आईएएस करके कोचिंग है, वाजीराम रवि की कोचिंग होती है, तो इन दोनों को मैंने सुना है कि ठीक होती है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। सिलेबस कैसे एनालाइज करना चाहिए? सिलेबस को एनालाइज नहीं करना है आपको, सिलेबस को पढ़ना है और समझना है कि यूपीएससी की थीम क्या है, उसके बाद आपको अखबार पढ़ने हैं। सिलेबस आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे न्यूज़पेपर, लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, तो न्यूज़पेपर का भी सिंपल सा तरीका है कि स्टार्टिंग जो कर रहा है उसको तो थोड़ा टाइम लगेगा यार, 2 से 3 घंटे आराम से लग सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, 2-3 महीने ऐसे ही चलता है। लेकिन आप क्या करिए कि एक बार जब भी आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले सिलेबस उठा के अपने सामने रख लीजिए, आप एक बार सिलेबस को डेली गो थ्रू करते रहिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये सब्जेक्ट का पार्ट है, ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि हाँ यार ये जो है इस टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल एनजीओ आपके सिलेबस में लिखा है, अगर एनजीओ का कुछ काम आता है तो हाँ यार एनजीओ इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप लिखा है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट है। कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है तो वो आपके आएगा ही नहीं, कभी एग्जाम में भी नहीं आएगा, और ना ही आपको कुछ काम है पॉलिटिकल न्यूज़ का, तो आप डायरेक्ट उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ आया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा बोला है, सुप्रीम कोर्ट की कोई नई जजमेंट आ गई है, तो आपके सिलेबस में भी लिखा है जुडिशरी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जैसे भी आर्टिकल 21 के अंदर क्लाइमेट चेंज वाली जो चीज़ आई है वो पता होना चाहिए, मतलब तो आप सिलेबस देख के न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा वो चीज़। पास्ट मिस्टेक्स यार मैंने बताया था ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो मैंने पीवाईक्यू नहीं देखे थे, सबसे बड़ी मेरी दिक्कत। तो पीवाईक्यू को आप अच्छे से देखिएगा और आंसर राइटिंग आप खूब करिएगा मेंस में, तो वही मतलब मेन चीज़ है। टाइम कितना लगता है प्री से इंटरव्यू तक? फेलियर के बाद आपने स्ट्रेटजी रीसेट कैसे किया, क्या क्या किया? हाँ, तो यार फेलियर, जैसे मैं सिविल सर्विसेज में, मैं प्रीलिम्स में जैसे मैं पहले बार जब फेल हुआ था इतना पढ़ने के बाद भी, तो मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी कि बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम के अंदर जो है करंट अफेयर्स और इस पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि आप जो है 12 महीने की मंथली मैगजीन पढ़े जा रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होता है, कुछ ना उसको याद रहेगा ना कुछ उससे आएगा। तो पहली चीज़ मैंने ये सीखी कि मेरे को करंट अफेयर्स को लिमिट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नॉर्मल बेसिक जितना होता है उतना पढ़ के जाना है, प्लस पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उसी के अंदर सारी स्ट्रैटेजी छुपी है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, क्या रीज़न है कि ये स्टेटमेंट गलत है, कैसे वो सही हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पीवाईक्यू, तो मैंने जो अपनी मेन स्ट्रैटेजी बदली थी केवल और केवल पीवाईक्यू पे ध्यान दिया था मैंने। और करंट अफेयर्स के लिए मतलब मैं क्या करता था कि लास्टली विजन का PT 365 करके आता है,
तो मैं बस वो पढ़ लेता हूँ, वो भी केवल मैं एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पढ़ता हूँ, और तो कहीं से कुछ क्वेश्चन आता भी नहीं है, और उनसे भी बहुत कम ही आते हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना चाहिए। कोई भी एक सोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन भागना नहीं है कि कुछ मार्केट में नया आ गया करंट अफेयर्स तो उससे पढ़ लें और उससे पढ़ लें। 10 जगह से नहीं पढ़ना है, किसी भी एक जगह से बार बार आपको पढ़ के रिवाइज करना पड़ेगा। और जहाँ तक की बात है मेंस में, तो मेंस की स्ट्रैटेजी मैं अभी अपनी बता चुका हूँ, फॉरेस्ट की आराम से, क्योंकि मैंने तो फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी यार एक ही महीने में पढ़ा था, तो मैंने वो लास्ट का 1 मंथ अच्छे से पढ़ा था। और किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और किसी को कुछ फॉरेस्ट के बारे में कुछ डाउट पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, वरना आप सेशन को रैप अप ही करते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं अपनी साइड से ये बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम के अंदर मतलब फेलियर्स आएंगे, ठीक है, नॉर्मल है, वो चीज़ होगी, लेकिन आपको अपने फेलियर्स से घबराना नहीं है, आपको अपने फेलियर्स को एनालाइज करना है, सीखना है उसके अंदर कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चीज़ आप गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उन चीज़ों पे आप इम्प्रूव करिए, अपने दोस्त अच्छे बनाइए, पीयर ग्रुप अच्छा रखिए, तो उसमें ऐसी कोई फिर आपको जो है मोटिवेशन की भी एक्सटर्नल कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके दोस्त भी पढ़ रहे हैं, काफ़ी पढ़ने वाले दोस्त हैं, अच्छे खासे दोस्त हैं, तो आपको खुद ही मोटिवेशन आएगा कि हाँ यार, साथ में निकालेंगे, अच्छे से करेंगे। सर मॉक्स वर्सेस पीवाईक्यू, ये मैं एड्रेस कर चुका हूँ पहले ही। और जो भी मतलब अभी वाला एग्ज़ाम दे रहा है 2024 का, तो उसके लिए बेसिक चीज़ ये है कि यार बिल्कुल काम रहना है। एग्ज़ाम चाहे कैसा हो सकता है कि बहुत टफ आ जाए, हो सकता है बहुत आसान आ जाए, तो आपको कुछ नहीं पता है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, लेकिन जो माइंडसेट होना चाहिए ना, एक दिन पहले तो आप बिल्कुल भी मत पढ़िएगा प्रीलिम से। ये मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि एक दिन पहले आप मत पढ़िए, आप आराम से रिलैक्स कीजिए उस दिन, क्योंकि जितना आपका माइंड काम रहेगा उतना एफिशिएंटली आप एग्ज़ाम हॉल में अपना फुल एफर्ट के साथ 100% दे पाएंगे। वरना क्या होगा कि आपको जैसे 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं बता देता हूँ प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल कि आपने जैसे आप पढ़ के गए सब कुछ, तो मान लो कि आपको जो भी सेट मिला उसमें हो सकता है कि स्टार्टिंग में हिस्ट्री के क्वेश्चन 10 ऐसे हैं जो आपने कभी सुने ही ना हो, तो उसमें आधे बच्चे तो ऐसे होंगे एकदम घबरा जाएंगे कि यार पढ़ के इतना सब आए थे, कुछ पूछा ही नहीं, ये तो बाहर से आ गया। तो उसमें क्या है कि आपका टेम्पर जो है वो हाई हो जाएगा एकदम से ना, आप एकदम सकपका जाएंगे। आपको वो नहीं करना है, आपको एकदम काम लेके चलना है चीज़ें। इस एग्ज़ाम में आपको 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उस पे जाइए ना। तो जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें सिंपल अपने दिमाग में पहले से ये डाल लीजिए कि मेरे को 20-25 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते होंगे, मेरे को 20-25 सही करने हैं, तभी आप काम रहेंगे। पेपर कैसा भी है, 20-25 आसान होते हैं उसमें क्वेश्चन। तो आपको जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, उनको टारगेट कीजिए, जो आसान आसान क्वेश्चन है। जैसे ही आप उसको कर लेंगे, फिर उसके बाद आप सेकंड राउंड में जाके अपने रीजनिंग, कॉमन सेंस, एलिमिनेशन वो यूज़ कीजिएगा, तो उससे आपकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं नॉर्मली 3 राउंड में अटेम्प्ट करता था। फर्स्ट 40 मिनट्स में मैं फर्स्ट राउंड कर लेता था, 1 टू 100 क्वेश्चन स्कैन कर लेता था, उसमें से जो भी आसान होते थे वो कर लेता था, और 50-50 वाले एलिमिनेट कर लेता था। फिर सेकंड राउंड के अंदर मैं रीजनिंग लगाता था, अपने लॉजिक, एलिमिनेशन, जो भी पीवाईक्यू को देख के मैंने सीखा है, वो वाली चीज़ मैं सेकंड राउंड में करता था। और थर्ड राउंड में जो मैं क्वेश्चन करता था आखिरी के 10 मिनट में, वो वाले क्वेश्चन होते थे जिनके बारे में मेरे को रफ आइडिया होता था, बिल्कुल ही मतलब कुछ ऐसे पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन एक ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर चुका हूँ। तो उस चीज़ को मैं थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करता था, इसीलिए मैं हमेशा 95 90 ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, 95 96। तो सिंपल रूल ये है कि आपको अपने दिमाग में ना 100 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। तो मैं क्यों 90 से ज़्यादा अटेम्प्ट करता हूँ, उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हो गए और 30 क्वेश्चन गलत भी हो गए, तो भी आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं डायरेक्ट, तो उसमें कोई आपका नुकसान नहीं है। तो अगर आप जितने अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें आपके सही होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो सिंपल सा मेरा यही रूल रहता है कि आपको 60 क्वेश्चन सही करने हैं, 30 गलत भी हो जाएंगे तो कोई गम नहीं है उसमें। और ये अपने ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि यार मैं तो पॉलिटी पढ़ के आया हूँ, पॉलिटी नहीं हो रही है और पॉलिटी के क्वेश्चन में ही लगे हुए हैं। भाई आगे बढ़िए, उसमें देखिए कि क्या पता साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आसान हो, उसको कर लीजिए। मतलब टाइम को मैनेज करना आना चाहिए प्रीलिम्स के अंदर ना, घबराना नहीं है कि भाई पेपर कैसा आ गया है, ये तो टफ है, ये तो क्या है, ये तो पेयर वाले पूछ लिए, इस बार तो पैटर्न ही चेंज हो गया, ये कर दिया वो कर दिया, उससे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है बिल्कुल काम रहिए, पीवाई के अच्छे से करके जाइए,
तो आप प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए प्रीलिम्स के एग्जाम में, मेन चीज़ वो होती है, क्योंकि आपका माइंडसेट अगर काम है, नॉर्मल है, तो आप कॉमन सेंस अपना आराम से यूज़ कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। डेली रूटीन तो मैं बता ही चुका हूँ अपना। फिर 2025 के लिए स्ट्रैटेजी, 2025 के लिए तो यार वही है कि आप आपको बेसिक से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अपना जो भी आपका ऑप्शनल है आप ऑप्शनल कीजिए, साथ के साथ आप जीएस के एक सब्जेक्ट कीजिए, उसके नोट्स बनाइए आराम से। उसके बाद जब 6-7 महीने हो जाए उसके बाद आप आराम से आंसर राइटिंग कीजिए और फिर मतलब प्रीलिम्स की तैयारी कीजिएगा। मतलब जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा होगा उसको ये है कि हाँ, प्रीलिम्स के अंदर उसको अगर कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपको 4-5 महीने अच्छे से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत डाइसी होता जा रहा है। स्पेक्ट्रम बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री इनफ, यार इनफ तो यूपीएससी एग्जाम में पता है कुछ भी नहीं है। अब मैं बोल दूं कि भाई ये इनफ है, इनफ कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन कहीं से, हिस्ट्री की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, हिस्ट्री की कोई लिमिट नहीं, लेकिन आपको बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं कि कल को अगर क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्वेश्चन आ जाए, स्वराज्य सभा पे क्वेश्चन आ जाए, या फिर इस पे क्वेश्चन आ जाए, क्या कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह, तो ये सब गलत नहीं होना चाहिए। तो स्पेक्ट्रम आपको एक जस्ट जिस्ट देता है, मतलब बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो, उसके बाद तो जो यूपीएससी को पूछना है वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ी है वैसे कोई किसी भी सब्जेक्ट में, या तो वो तो ज्योग्राफी में भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको तो अपने साइड से बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके जाना है ना, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप एलिमिनेट आराम से कर पाएंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज़ ही नहीं है। हाउ टू इंक्रीज विद 1 पेयर और 2 पेयर, यार इसका मैं पहले भी एड्रेस कर चुका हूँ। पेयर वाले क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी ऑल उसका आंसर होता नहीं है जनरली, और नन भी उसका आंसर नहीं होगा, तो उसमें से या तो 2 पेयर सही होंगे या 3 पेयर सही होंगे। तो एज पर द ट्रेंड अगर 50-50 में आपको डाउट हो रहा है तो आप 2 पेयर पे जा सकते हैं, लेकिन ये भी आप अपने डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, पहले पीवाईक्यू सारे अटेम्प्ट कीजिए, उसमें देखिए कि यूपीएससी के हिसाब से कौन से ऑप्शन ज़्यादा ठीक होने के चांसेस होते हैं, उसके बाद आप रिस्क ले सकते हैं। एकदम आंख बंद करके नहीं मारना है किसी भी क्वेश्चन में। सी सैट तो मैं पहले एड्रेस कर चुका हूँ। मैंने तो यार मतलब मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते हुए, तो मेरे तो मल्टीपल सोर्सेज हो चुके हैं, लाकि मैंने स्टार्टिंग में सारे अपने वो बताया था बेसिक बेसिक सोर्स, तो आप उसको आराम से देख लीजिएगा, जब भी ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो आप उसमें आराम से देख सकते हैं। कोचिंग हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, प्रीलिम्स हो गया, पीवाईक्यू में रॉन्ग ऑप्शन वाले ऑप्शन को भी करें क्या सर? हाँ बिल्कुल, आपको जितने भी रॉन्ग ऑप्शन है उसको भी एनालाइज करना है, उसको देखना है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया कहाँ से, उसके बारे में नोट्स होने चाहिए आपके पास। जो भी 3 ऑप्शन, जो एक सही ऑप्शन होगा बाकी 3 गलत ऑप्शन होंगे, तो गलत ऑप्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वाले इंग्लिश मीडियम ले सकते हैं क्या? यार ले तो सकते हैं मतलब, लेकिन बस ये है कि आपको वो अच्छे से खुद से करना पड़ेगा, आपको किसी की गाइडेंस चाहिए होगी उसमें इस चीज़ पे, क्योंकि मैं यार किसी को ऐसे जानता नहीं हूँ ना, किसी को हिंदी मीडियम से जिसने इंग्लिश में किया, तो इस चीज़ के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा मैं अच्छे से, लेकिन कर तो सकते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो हिंदी से इंग्लिश में स्विच हो जाते हैं आराम से। हाँ, तो पीवाईक्यू को एनालाइज करना है तो आप गूगल पे उसको सर्च करिए और देखिए कि गूगल न्यूज़ में कहाँ से वो पूछा है, या हिंदू में पूछा है या इंडियन एक्सप्रेस से पूछा है, वो देखिए। प्लस बुक में आप ये देखिए कि आप ऑप्शन पढ़ के कि बुक में आपने क्या पढ़ा था, क्या आपने जो पढ़ा था आप तब भी नहीं मार्क कर पा रहे हैं, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए वहीं के वहीं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही चीज़ें करनी है, नहीं गूगल को भी यूज़ करना है और बुक को भी यूज़ करना है। यार ये हिंदी मीडियम वाला तो आप किसी उनसे पूछेगा जिनको मतलब जिनका हिंदी मीडियम रहा हो ना, तो मेरा तो इंग्लिश मीडियम है, तो उस चीज़ पे मैं आपको अच्छे से बता नहीं पाऊंगा। फियर ऑफ फेलियर एंड अनसर्टेनिटी को कैसे डील किया? यार फियर ऑफ फेलियर मैंने बताया ना, फेलियर तो नॉर्मल चीज़ ही है, इसमें कोई ये बहुत टफ एग्जाम है भाई ये, तो फेलियर तो मतलब नॉर्मल चीज़ है, फेलियर हो सकता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन घबराना नहीं है बस फेलियर से। ये आपको सीख लेनी चाहिए कि फेलियर से आपको घबराना नहीं है, आपको मतलब अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है और आपको हार्डवर्क कंटिन्यूसली करना ही पड़ेगा। अगर आप ये माइंडसेट लेके जाओगे कि मेरे को फेल होना, तब तो मतलब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको ये मान के चलना है कि यार मैंने जितना पढ़ लिया ना इतना ही आएगा, इसी से क्वेश्चन करके आएंगे, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, सिलेक्शन हमारा ही होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस आपको रखना ही पड़ेगा। आपको ये नहीं मानना है कि यार फेलियर हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको ये सोचना है ना कि अगर पास हो गए तो क्या होगा। तो वो भी तो देखिए, आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है इस एग्जाम में। नेगेटिविटी देने वाले तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, आप उन लोगों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। वाई सिविल सर्विसेज, कॉर्पोरेट एंड फॉरेन,
यार उसका रीज़न मैंने बताया ना, मेरे को डेस्क जॉब ऐसे पसंद नहीं थी, इसी वजह से मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना था। यार प्रीलिम्स का मैं काफ़ी अच्छे से एड्रेस कर चुका हूँ, तो आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो। दिस एग्जाम इज टफर देन जेई। हाँ यार टफर तो है ही जेई में, क्योंकि जेई में क्या होता है कि आप मतलब एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना आपके, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, आपने मैथ्स के फॉर्मूले कर रखे हैं, तो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। लेकिन सिविल सर्विस में काफ़ी सब्जेक्टिविटी है इस एग्ज़ाम के अंदर, ऑब्जेक्टिविटी बहुत कम है। सब्जेक्टिविटी जब हाई होगी तो वैसे ही उसमें कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव हो जाएगा, सब आपको लिखना पड़ेगा, तो टफनेस तो है ही। प्लान बी वाली चीज़ें मैं पहले ही एड्रेस कर चुका हूँ। तो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर ही दिया है। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, मेंस की अपनी फॉरेस्ट की स्ट्रैटेजी, और इंटरव्यू की अपनी स्ट्रैटेजी मैंने बता ही दिया। इंटरव्यू का बेसिक ये था कि वही पीवाई क्यू, उसमें भी मैंने पीवाई क्यू ही देखे थे, उसी के आंसर बनाए थे, दोस्तों के साथ डिस्कस किया था, करंट अफेयर्स को अच्छे से करके गया था मैं लास्ट 10-15 दिन के खास तौर से, तो वो वाली चीज़ थी। जोग्राफी के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। हाँ यार एनसीईआरटी बेस्ट है जोग्राफी के लिए 11th-12th की। कई लोग होते हैं वो दूसरी भी बुक होती है, पता नहीं कोई जोग्राफी की, वो पढ़ते हैं, लेकिन मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी है और वही सुदर्शन सर के लेक्चर देखे हैं। स्टेट पीसीएस, हाँ यार स्टेट पीसीएस मैंने इस बार जैसे यूपी पीसीएस दिया था, उसमें मेरे 120 के आसपास आ रहे थे, लेकिन पता नहीं वो क्वेश्चन कुछ डिलीट कर देते हैं, उसके चक्कर में उधर सिलेक्शन हुआ नहीं था। केवल यूपी का मैंने इस बार दिया था। नहीं नहीं, अब क्यों देना है भाई, अब तो हो चुका है ना सिलेक्शन, अब क्या करना है पीसीएस देके। तो गाइस आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने एड्रेस कर ही दिए हैं आप लोगों के। तो यही मतलब मेरी स्ट्रैटेजी से और मेरी मतलब जर्नी से आप लोग यही सीख सकते हैं कि आपको मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, घबराना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको अपने पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अपने फेलियर से सीखिए, बिल्कुल सीखिए। फेलियर से आपको बात ये कि यूपीएससी का प्रोसेस जो है आपको काफ़ी हम्बल भी बना देगा, और अब काफ़ी आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी काफ़ी हाई हो जाएगा। आपके फेलियर के बाद आपको चीज़ें हैंडल करना आसान हो जाएगा ना। तो फेलियर से हमेशा सीखना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि यार हम फेल हो गए, हमारा क्या होगा लाइफ में। ये सब चीज़ें नेगेटिव होती हैं, आपको हमेशा फेलियर से सीखना है, उन चीज़ों पे इंप्रूव करना है, नेक्स्ट टाइम आपको उसका पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। और इस एग्ज़ाम के अंदर मेरी जो बेसिक मतलब चीज़ और बता देता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को ना ऐसे हल्के में नहीं लेके चलना चाहिए, चाहे वो सीसैट हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो ऑप्शनल हो। सारी सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, सारे एग्ज़ाम इक्वली इंपॉर्टेंट है, सारे पेपर इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सभी के ऊपर अपने अच्छे से दम लगा के तैयारी करनी है। वॉज योर मेंटर? यार मेंटर वेंटर तो ऐसे मेरा कोई भी नहीं था, हम 3 लोगों ने कॉलेज में तैयारी चालू करी थी, तो हम तीनों एक दूसरे के मतलब सपोर्टिंग पिलर्स थे, बाकी और मेरी फैमिली और फ्रेंड्स हैं ही। और बाय गॉड्स ग्रेस हम तीनों लोगों का ही ऑल इंडिया सर्विस में है, एक आईएएस है, एक मेरे साथ ही अभी आईएफएस हुआ, और मेरा भी आईएफएस में हो गया, तो ठीक है मतलब। ठीक है, तो आई थिंक सारे काफ़ी मैंने एड्रेस कर दिए आप लोगों के डाउट। प्रीलिम्स का भी मैंने सब एड्रेस कर दिया है, फॉरेस्ट का मेंस का भी मैंने एड्रेस कर दिया है, और इंटरव्यू का भी काफ़ी मैंने सब बता ही दिया है। तो बस आप पॉजिटिव रहिए, आप अपने होप होप मत लूज़ कीजिएगा, चाहे प्रीलिम्स कैसा भी है, आपको माइंडसेट अपना हमेशा प्रीलिम्स के एग्जाम में हमेशा कूल रहना है, काम रहना है। उसी के बाद अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और खास तौर से एक सीसैट की गलती और मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मत कीजिएगा, कि जो बीच का टाइम होता है जीएस और प्रीलिम्स के सीसैट के बीच में, उसमें आप कुछ भी नया पढ़िएगा मत। दूसरी चीज़, कुछ भी आप जीएस के क्वेश्चन को आंसर मत ढूंढिएगा उन क्वेश्चन का ना, जो भी आपने पहले पेपर में अटेम्प्ट किया, कभी भी आंसर मत ढूंढना। आपको एकदम काम रहना है, रिलैक्स करो उस टाइम में, और एकदम फ्रेश माइंड से सीसैट का पेपर देना, आपकी अपने आप एक्यूरेसी हाई हो जाएगी उसमें। हाउ मेनी टेस्ट सीरीज आर मोर देन एनफ? तो यार किसी भी कोचिंग की एक पूरी टेस्ट सीरीज आप कर सकते हैं, जितने भी 30-35 टेस्ट होते हैं आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग एंड लिसनिंग टू माय स्ट्रैटेजी। आई थिंक मैंने काफ़ी हद तक सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको कोई भी ऐसे डाउट होता है तो मैं आपको चैट पे अपना वो लिख के दे देता हूँ, आईडी, उस पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।
एक सेकेंड, सारी चीज़ें एड्रेस कर ली ना। ओके गाइस, थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग माय स्ट्रैटेजी। अगर कुछ भी चीज़ आपको इसमें से अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ उसको अपने प्लानिंग में यूटिलाइज़ कीजिएगा। खासतौर से एक बार प्रीलिम्स का देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि वो मैंने अच्छे से इसमें बताया है कैसे एनालाइज करना है। तो आई होप ये सेशन फ्रूटफुल रहा आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग टू दिस सेशन।